Good morning, everyone. Good morning. Today I'm going to start with a new topic, that is the SEBI Takeover Code 2011. That is the name of the chapter. और complete जो नाम है आपके heading में, I think everyone has got the material. The complete name is, that is SEBI Substantial Acquisition of Shares and Takeovers Regulation 2011. That is the complete name. शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं सेबी टेक ओवर कोड 2011. ये क्या टॉपिक है? एंड सब बिट टेक्निकल टॉपिक, लेकिन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, क्योंकि प्रोफेशनल में जब जाएंगे तो और भी डिटेल में आपके सिलेबस में सेम टॉपिक, बट वहां और ज्यादा डिटेल में. बट एग्जीक्यूटिव में भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं है. एंड लॉट ऑफ डिटेल्स दे हैव आल्सो कवर्ड इन द एग्जीक्यूटिव लेवल. देखिए टॉपिक क्या है. शॉर्ट में हम इस कंप्लीट लॉ को ये भी बोलते हैं सेबी टेक ओवर कोड 2011. कंप्लीट नेम इज दिस सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स रेगुलेशन 2011, बट इन शॉर्ट वी कॉल इट द सेबी टेक ओवर कोड 2011. सी दिस लॉ, एज द नेम रिप्रेजेंट्स दैट, this law contains the provisions, this has been made by SEBI to regulate two things. One, substantial acquisition of shares. और वोटिंग राइट से बोल सकते हैं. Substantial acquisition of shares or substantial acquisition of voting rights, one and the same thing. Number two, that is to regulate the takeover. To regulate the takeover. अच्छा, मैं टर्म यूज कर रेगुलेट, एक होता है प्रोहिबिट. यू कांट डू दिस. इस लॉ का पर्पस प्रोहिबिशन ही है, रेगुलेट करना. मतलब अगर कोई किसी कंपनी के सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स एक्वायर कर रहा है, इट इज परफेक्टली अलाउड इन द लॉ, नथिंग इलीगल. बट क्वेश्चन, द पर्सन हु इज डूइंग इट, ही हैज टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स. इसका मतलब आर वी प्रोहिबिटिंग दैट पर्सन टू डू द सब्सटेंशियल एक्विजिशन, और वी आर रेगुलेटिंग द कंडक्ट. रेगुलेटिंग एंड रेगुलेट करने के लिए सेबी ने लॉ बना रखा है. देख लो आप, जो मैंने बोला, दो, ये लॉ के थ्रू हम दो चीजें रेगुलेट कर रहे हैं. वन, सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स, वोटिंग राइट. सेकंड इज रेगुलेटिंग द टेक ओवर. क्या आपको अकॉर्डिंगली नाम में नजर आ रहा है चीज? सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स एंड टेक ओवर्स. कोई सेबी ने बनाया से, शुरू में सेबी आ गया, लास्ट में रेगुलेशन. यू नो दैट सेबी इज मेकिंग ऑल द लॉज एज ए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन. एंड 2011 में बना तो 2011. लेकिन दो चीजें नाम से पता लगा जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है. पर्पस ऑफ दिस लॉ इज बेसिकली टू रेगुलेट द टू थिंग्स. वन, सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स, एंड सेकंड इज दैट इज द टेक ओवर. अब सवाल उठता है, साहब ये क्या होता है? What is the meaning of that? See, let's say some person A is targeting a company X Limited. Targeting, why I'm saying that, is targeting either by way of substantial acquisition shares, में short में SAS, substantial acquisition of shares, or is targeting this company either by way of takeover. दोनों बातें आ गई. अगर टारगेटिंग का मतलब क्या, इस कंपनी के वो सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स लेने की कोशिश कर रहा है. इज ट्राइंग टू एक्वायर व्हाट? सब्सटेंशियल है. सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर का मतलब एक्विजिशन ऑफ सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, और इज ट्राइंग टू डू द टेक ओवर ऑफ दिस कंपनी. इन ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इस लॉ के अंदर द पर्सन हु इज टारगेटिंग द कंपनी ईदर बाय वे ऑफ दिस और बाय वे दिस, दैट पर्सन इज कॉल्ड द एक्वायरर. क्या बोलते हैं? एक्वायरर.
एंड द कंपनी विच इज बीइंग टारगेटेड वी कॉल एज टारगेट कंपनी. क्या बोलते हैं? टारगेट कंपनी. एक्वायरर एंड टारगेट कंपनी. जो टारगेट कर रहा है उसे बोलते हैं एक्वायरर. टारगेटिंग द कंपनी ईदर बाय वे ऑफ सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर और बाय वे ऑफ टेक ओवर. एंड द कंपनी विच इज बीइंग टारगेटेड ईदर बाय ईदर ऑफ द टू वेज, दैट कंपनी वी कॉल एट द टारगेट कंपनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ अब बोल रहे हैं सब एक्वायरर जब इस कंपनी को टारगेट इस तरीके से या इस तरीके से, अब दोनों में फर्क क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन द सेम. इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सब्सटेंशियल इक्विटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म टेक ओवर. अच्छा एक और चीज देखिए, जब इस कंपनी को टारगेट कर रहा है, इन दैट अभी मैंने बोला दिस लॉ रेगुलेट्स व्हाट? सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर्स एंड टेक ओवर. एंड हु इज डूइंग द सब्सटेंशियल इक्विटी? एक्वायरर. तो इट विल रेगुलेट हुम? एक्वायरर के कंडक्ट को ये लॉ रेगुलेट करेगा. एक्वायरर को बहुत सारी ऑब्लिगेशन लगाएगा कि आप जब किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं बाय वे ऑफ सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर, यू हैव टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स, एंड दैट इज हाउ वी आर रेगुलेटिंग द सब्सटेंशियल इक्विटी. सब्सटेंशियल कर कौन रहा है? एक्वायरर. तो एक्वायरर को ही रेगुलेट कर रहे हैं कि आपको ये चीजें करनी पड़ेगी. तो अल्टीमेटली बाय रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ द एक्वायरर वी आर रेगुलेटिंग द सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर्स. Similarly, when the acquirer is targeting the company by way of takeover, again by regulating the conduct of the acquirer, we are regulating the takeover. We are regulating the takeover. दोनों ही केस में एक्वायरर के कंडक्ट को ये लॉ रेगुलेट करता है. कैसे रेगुलेट करता है ये सब चीजें मैं डिटेल में बताऊं, अभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले थोड़ी बात और डिस्कस कर लेते हैं. और सब्सटेंशियल एक्विजिशन किसे बोलते हैं, टेक ओवर किसे बोलते हैं, ये सारी बातें मैं आज की क्लास में डिस्कस करूं. बट उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफली देखिए, एक उसमें चलिए हम पहले वहीं से स्टार्ट कर लेते, कोई बात नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा. देखिए यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में लॉ कौन सा बना हुआ है? अभी क्या बताया? सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011. अच्छा ये जो लॉ है इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशंस. रेगुलेशन नंबर 1, 2, 3, बिकॉज नाम ही क्या है? रेगुलेशंस. इट इज नॉट सेक्शंस, इट नॉट अ कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन. इस लॉ का रेगुलेशन नंबर जो 3 है, रेगुलेशन 3, इट डील्स विद द सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑल्सो वोटिंग राइट्स. अब मैं रेगुलेशन 3 पढ़ा नहीं रखा, एक ब्रॉड चीज बता रहा हूं आपको. ठीक है, रेगुलेशन 4 ऑफ दिस लॉ डील्स विद टेक ओवर. Regulation 3 of these regulation deals with the substantial equivalent shares or voting right. So shares बोलिए voting right in the context of this law it is the same. And second is that is the takeover. इसलिए एक चीज आपको बताऊंगा, इस लॉ के अंदर शेयर्स का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर्स होता है. समझ गया होगे? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वोटिंग राइट होता नहीं है, तो इसलिए यहां शेयर्स का डेफिनेशन भी दे रखी है फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी लॉ में. व्हेन वी से शेयर्स, या उस दिन हम बायबैक टॉपिक पढ़ते थे, शेयर्स में बोथ इक्विटी शेयर एज वेल एज द प्रेफरेंस शेयर. बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लॉ मेड बाय सेबी, द शेयर्स इज ओनली इक्विटी शेयर्स. इट डज नॉट इंक्लूड द प्रेफरेंस शेयर. व्हाई? बिकॉज हियर वी आर कंसर्न विद दोज शेयर वेयर वी हैव वोटिंग राइट. इसलिए हम शेयर्स बोले, शेयर्स का मतलब खाली इक्विटी शेयर ले रहे हैं, या वोटिंग राइट बोले, इट इज वन एंड द सेम थिंग. व्हाई? बिकॉज हियर शेयर्स वी आर ओनली कवरिंग द इक्विटी शेयर. इनफैक्ट हम बोलते हैं ये लॉ इज मेनली कंसर्न विद द वोटिंग राइट्स. बट क्या इक्विटी शेयर एक तरीका है जिसके थ्रू हम वोटिंग राइट्स तक पहुंचते हैं? कोई अगर किसी कंपनी के वोटिंग राइट ज्यादा अपने एक्वायर, ही वांट्स टू इंक्रीज हिज वोटिंग राइट्स इन अ कंपनी, ही हैज टू एक्वायर मोर एंड मोर इक्विटी शेयर. इट मींस हैव टू एक्वायर द शेयर्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बिकॉज शेयर का मतलब इस लॉ में क्या है? इक्विटी शेयर. तो देखा जाए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इस लॉ के अंदर वोटिंग राइट्स ही है. एंड वोटिंग राइट तक पहुंचने का जरिया क्या है? दैट एक्वायर मोर एंड मोर इक्विटी शेयर. और यहाँ शेयर्स के अंदर सिर्फ हम क्या ले रहे हैं? इक्विटी शेयर. इसलिए डोंट डू डिफरेंट डिफिनेशन ऑफ द टर्म शेयर. इसलिए हम शेयर्स बोले या वोटिंग राइट बोले, इट इज वन एंड द सेम थिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस टॉपिक. नाउ मैं बोला सर रेगुलेशन 3 डील्स विद सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर्स और वोटिंग राइट. सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर्स बोल लीजिए, ये सब्सटेंशियल एक्विजिशन और वोटिंग राइट, वन एंड सेम थिंग. रेगुलेशन 4 डील्स विद द टेक ओवर. क्लियर? देखिए रेगुलेशन 3 को ही फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया. रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 और रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2. रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 में एक केस दे रखा सब्सटेंशियल एक्विजिशन का. रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन दूसरा केस दे रखा. मतलब दो केसेस हैं सब्सटेंशियल के भी, एक नहीं दो केसेस हैं. सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स के भी दो केसेस हैं. रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 एंड रेगुलेशन नंबर 4 डीलिंग विद द टेक ओवर. डीलिंग विद द टेक ओवर. पहले मैं ब्रीफली बताता हूं, मैं बहुत डिटेल में भी नहीं जा रहा क्योंकि जब आएंगे रेगुलेशन तो वहां बात करेंगे.
जैसे रेगुलेशन 3(1) में क्या दे रखा है, अगर एक्वायरर की शोल्डिंग इस कंपनी के अंदर 25% के लेवल पे आ जाए, क्या आ जाए, ही रीचेस टू द लेवल ऑफ 25%। मान लिया ऑलरेडी ये 22% होल्ड कर रहा है, अगर उसे 3% या उससे ज्यादा और एक्वायर कर लिए, विल ही रीच टू द लेवल ऑफ 25% मोर। दैट इज द केस ऑफ फर्स्ट केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन, जो रेगुलेशन 3(1) में दे रखा है। दैट इज द फर्स्ट केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। क्लियर? अच्छा, क्या सब्सटेंशियल एक्विजिशन एग्जैक्टली डिफाइन कर रखा है? अच्छा, सब्सटेंशियल एक्विजिशन को मैं बोलता हूं एक्विजिशन ऑफ सब्सटेंशियल क्वांटिटी, एंड व्हाट इज द सब्सटेंशियल क्वांटिटी दैट वी गेट टू नो फ्रॉम रेगुलेशन 3(1). अच्छा, रेगुलेशन 3(1) में कुछ नॉर्म्स लगा रहे कि ऐसा करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब रेगुलेशन 3 इज नॉट डीलिंग विद टेक ओवर, टेक ओवर का लग रहा है रेगुलेशन 4 है। इसका दो ही केस में लॉ एक्वायरर कंडक्ट को रेगुलेट कर रहा है, एक सब्सटेंशियल एक्विजिशन, दूसरा टेक ओवर। टेक ओवर रेगुलेशन 3 से कोई मतलब नहीं, वो रेगुलेशन 4 में है। इसका रेगुलेशन 3 में जब लॉ आपको एक्वायरर कंडक्ट को रेगुलेट कर रहा है, तो जिस कारण से रेगुलेट कर रहा है वो कारण क्या होगा, किसे क्या मानोगे? सब्सटेंशियल एक्विजिशन की दो ही तरह रेगुलेट कर रहा है, या तो टेक ओवर या सब्सटेंशियल एक्विजिशन। रेगुलेशन एक्चुअली क्या है, सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर की कोई डेफिनेशन लॉ में नहीं दे रखी, मतलब इस पूरे लॉ में कहीं डेफिनेशन नहीं है। लेकिन सिंस रेगुलेशन 3 रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ द एक्वायरर, कि अगर आप 25% के लेवल पे पहुंच रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। इसका अल्टीमेटली लॉ इज रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ एक्वायरर व्हेन ही रीचिंग टू द लेवल ऑफ 25%, बट दैट इज नॉट द केस ऑफ टेक ओवर। इट मीन व्हाट इज दैट केस? इसका था सब्सटेंशियल एक्विजिशन कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है, वी डोंट हैव। टेक ओवर की फिर भी हम बोलेंगे कोई डेफिनेशन, मैं बताऊं क्या है, लेकिन सब्सटेंशियल एक्विजिशन कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन रेगुलेशन 3(1) में जो केस दे रखा है, जिसके थ्रू हम एक्वायरर कंडक्ट को रेगुलेट कर, मैंने थोड़ा सा टेक्निकल एब्स्ट्रैक्ट लॉ तो ध्यान सुनना पड़ता है, ठीक है। उसको ही हम सब्सटेंशियल एक्विजिशन मान रहे हैं, क्योंकि और हमारे पास कोई डेफिनेशन है नहीं, और लॉ दो ही केस में रेगुलेट करे एक्वायरर कंडक्ट को, एक टेक ओवर और एक सब्सटेंशियल। इट मीन दैट, और टेक ओवर का रेगुलेशन ही अलग है, इसका मतलब बचा क्या, सब्सटेंशियल। तो इसके अलावा टेक ओवर के अलावा और जिन केसेस में लॉ रेगुलेट कर रहा है एक्वायरर कंडक्ट, वो सारे केसेस क्या है, दे आर दो जगह रेगुलेट कर, रेगुलेशन 3(1) एंड रेगुलेशन 3(2). दैट्स व्हाई मैंने कहा दीज आर द टू केसेस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन। ऐसा लिखा हुआ नहीं है, टर्म नहीं लिखा हुआ सब्सटेंशियल एक्विजिशन से, कोई नहीं लिखा हुआ। बोला इफ द एक्वायरर इज एक्वायरिंग सर्टेन नंबर ऑफ शेयर सो दैट टुगेदर विद एग्जिस्टिंग होल्डिंग इफ एनी, अगर पहले से वो कंपनी में शेयर होल्ड कर, अगर जरूरी नहीं है, अरे एक बार में आप 25% के लेवल एक बार में आ रहे हैं, तब भी वो सब्सटेंशियल एक्विजिशन है। आप पहले से 22% होल्ड कर रहे थे, देन एक्वायरिंग 3% मोर, अगेन इसे पहले से अगर है तो उसे कंसीडर करना है, बट पहले से होना मैंडेटरी नहीं है। इट मीन्स दैट अगर मान ली एक शॉट में आपके पहले 0 होल्डिंग है, एक ही इज नॉट होल्डिंग इवन सिंगल शेयर इन एक्स लिमिटेड, नाउ एट वन शॉट ही इज एक्वायरिंग लेट्स से 26% या 27% या 25%, इज इट अ केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन? यस। अगर मान ली पहले से अगर 18% है, नाउ एक्वायरिंग 10% मोर, इट इज ऑल्सो केस ऑफ सब्सटेंशियल, क्योंकि पहले वाले मिला के आपको देखना है कि और कितने आप एक्वायर करें, सो दैट यू आर रीचिंग टू द लेवल ऑफ, लेकिन पहले होना मैंडेटरी नहीं है। इधर ओके विद एवरीवन? इसका मतलब रीचिंग टू द लेवल ऑफ 25% टुगेदर विद द एग्जिस्टिंग होल्डिंग इफ एनी बिकम्स द फर्स्ट केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन। अच्छा, कैसे था, आपने एक लेवल बना लिया कंपनी के अंदर। अब देखो दूसरा 3(2) में क्या था, अभी टेंशन मत लेना, मैं बहुत डिटेल में जा रहा, खाली आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर। क्या होता है, लोग पूरा लॉ पढ़ जाते हैं, उनको इन दोनों में फर्क ही नहीं पता होता। I want to create the difference, make you understand in the very first class of this topic, कि what is the difference। अब ये लॉ दो चीज को रेगुलेट कर रहा है, इसका दोनों में कुछ तो फर्क होगा, yes or no? तो we need to understand the difference between the substantial equivalent shares and takeover. We need to understand that, and इसलिए सबसे पहले मैं ये बात डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, रेगुलेशन 3(1) में तो देखा रीचिंग टू द लेवल ऑफ 25%। अब रेगुलेशन 3(2) क्या बोलता, ध्यान सुनिएगा। अगर एक्वायरर की शोल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी 25% या उससे ज्यादा है, ऑलरेडी है, बट लेस देन 75%, 25% मोर बट लेस देन 75, 25% या उससे ज्यादा, लेकिन 75% से कम है, 75 को टच नहीं करना चाहिए। एंड देन ही एक्वायर्स मोर देन 5% शेयर्स इन वन फाइनेंशियल ईयर, देन ही एक्वायर्स मोर देन 5% तो कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन 5 इन वन फाइनेंशियल ईयर, अगेन इट इज अ केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन। इस केस में भी आपको रेगुलेशन 3(2) बोलता है यू हैव टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, आपको बहुत सारे नॉर्म फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, अगेन ये टेक ओवर नहीं है, इसका तो क्या है, अच्छा एक्चुअली जहां 3(1) खत्म होता है, क्या 3(2) वहां से स्टार्ट होता है। 3(1) बोलता है आपके एक्वायर करने के बाद आप 25 पे आ रहे हैं, और 3(2) क्या बोलता है कि आप ऑलरेडी 25 पे हैं बट लेस देन 75 एंड देन एक्वायरिंग मोर देन 5 इन वन फाइनेंशियल ईयर। क्या उसके अगले स्टेप की बात कर रहा है, ये सुनो,
तो रेगुलेशन 3 को बोलते हैं इनिशियल एक स्टेज पे आप आ रहे हैं, और रेगुलेशन 3 को बोलते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन। क्रीप एक सिस्टम में किसी ने एंट्री मार ली और सिस्टम में धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत, अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है, एक्वायरिंग मोर एंड मोर। क्या बोलते हैं? ही इज क्रीपिंग इनटू द सिस्टम। क्या उसको हम कंसोलिडेशन और होल्डिंग भी बोलते हैं। क्या यहाँ एक्वायरर अपनी होल्डिंग कंसोलिडेट कर रहा है, अपनी होल्डिंग और बढ़ा रहा है। एंड अगर आप एक साल में 5% के अंदर बढ़ा रहे हैं, when you already in the range of 25 or more but less 75, तो कोई दिक्कत नहीं है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो, उसे हम सब्सटेंशियल भी नहीं मानते। लेकिन मोर देन 5% एक सिंगल फाइनेंशियल हम करेंगे, तो क्या होगा? इन दैट केस यू हैव टू अगेन फॉलो द प्रोविजन दिस लॉ, एंड इट ऑल्सो बिकम्स अ केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन, एंड दिस को बोलते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। क्या था लास्ट क्लास में बायबैक में यही पॉइंट रिलेट कर रहा था, याद है? बायबैक में कि अगर आपकी होल्डिंग मोर देन 5% बढ़ जाती है, ये 3-2 वाला केस हम डिस्कस वहां पे कर रहे थे, तो बायबैक टॉपिक में। तो ये दो तरह के केस रखे हैं, रेगुलेशन 3.1 इनिशियल, रेगुलेशन 3.2 क्रीपिंग एक्विजिशन और कंसोलिडेशन। अभी टेंशन में रेगुलेशन 3 जब पढ़ाऊंगा तो रेगुलेशन 3 एक पूरी एक क्लास में खत्म हो जाए तो गनीमत है। मतलब इतना आसान नहीं है ये कि मोटी मोटी एक बात बताइए, पूरी 1-2 घंटे कम से कम रेगुलेशन 3 में लगेंगे टू अंडरस्टैंड ओनली वन रेगुलेशन। बहुत टेक्निकलिटी है, बट मोटी एक बात बताइए कि साहब क्या क्या सब्सटेंशियल कैसे रेगुलेट करता है ये लॉ, ये सब बात हम करेंगे। हमने कहा लॉ रेगुलेट कर रहा है, क्या रेगुलेट कर रहा है, कैसे कर रहा है, विल डिस्कस अबाउट दैट। इधर ओके विद एवरीवन? एक मोटी अच्छा, इसका मतलब क्या सब्सटेंशियल एक्विजिशन केस में डिफाइंड परसेंटेज ऑफ शेयर्स है, इफ रीच टू दैट लेवल यू आर ऑलरेडी। अच्छा, रेगुलेशन 3.2 में कंडीशन है पहले से आप इस लेवल में, 3.1 में ऐसे कंडीशन है आप पहले से चाहे 0 शेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर है तो उसे कंसीडर करना, बट होना कोई जरूरी नहीं है तो वो प्लस जो आप ले रहे हैं दोनों मिला के 25 से पहुंच रहे हैं, 25 है उससे ज्यादा, और पहले से नहीं भी है आप जो भी ले रहे हैं सीधा 25 से पहुंच रहे हैं। 3.1 3.2 लेकिन पहले से आपकी होल्डिंग क्या, इसलिए बोला जहां 3.1 खत्म हो रहा है, हम बोले जहां पे आपने 25 से पहुंच गए 3.1, अब ऑलरेडी पहुंचे में फिर मोर देन 5% और एक्वायर करें 3.2, क्या उसके नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा है? ये सुनो, ऐसा टॉकिंग नेक्स्ट लेवल, यस, एंड इसलिए इनिशियल और ट्रिगर बोलते हैं क्रीपिंग। 3.1 को बोलते हैं इनिशियल और 3.2 को बोलते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन, या कई बार कंसोलिडेशन होल्डिंग भी मैं डिटेल में बताऊंगा सब। एक थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया लगा साहब सब्सटेंशियल एक्विजिशन किसे कहते हैं? दो केस हो गए, रीचिंग टू द लेवल ऑफ 25%, ऑलरेडी एट द लेवल ऑफ 25 और मोर बट लेस देन 75, देन एक्वायरिंग मोर देन 5। तो मोर देन 5 इन फन में ये भी अगेन केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। आई होप दिस क्लियर एवरीवन, बट आपको समझ में आ रहा है? देखिए व्हाट आई वाज सेइंग दैट मॉड्यूल 1 के पेपर दे रखे आपने, यू अपीयर्ड फॉर मॉड्यूल 1। अच्छा, मॉड्यूल दिसंबर में आपका, ओके। देखिए व्हाट आई वाज सेइंग दैट रेगुलेशन नंबर 3.1 3.2 मैंने ब्रॉडली बताया। अच्छा, हम सब्सटेंशियल एक्विजिशन को बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर, एक ही बात। और सब्सटेंशियल क्वांटिटी का मतलब हमें कहां से पता लगता है? रेगुलेशन 3.1 25% के लेवल पे आना, 3.2 ऑलरेडी 25 और मोर देन 5% एक्वायर, वो क्या है? सब्सटेंशियल क्वांटिटी क्या है? एंड अब डायरेक्ट कोई डेफिनेशन लॉ में नहीं है, वी हैव डिराइव फ्रॉम द प्रोविजन रेगुलेशन 3 के, इनको सब्सटेंशियल एक्विजिशन बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर नाउ? अब रेगुलेशन 4 बोलता है सर इट रेगुलेट्स द टेक ओवर। अच्छा, टेक ओवर को ब्रॉडली बोल सकते हैं, ब्रॉडली टेक ओवर का मतलब क्या ले सकते हैं? एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, ब्रॉडली टेक ओवर इज एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, नॉर्मली कंपनी के बिजनेस के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? प्रोमोटर्स का। पढ़ते हो ना, प्रोमोटर की डेफिनेशन पढ़ी ना, अब द कंट्रोल ओवर द अफेयर्स पढ़ा हुआ, सेक्शन 2 क्लॉज 69 प्रोमोटर की डेफिनेशन पढ़ी कंपनी लॉ में। मान ले पी इज द एग्जिस्टिंग प्रोमोटर ऑफ दिस कंपनी, इफ ए इज टारगेटिंग दिस कंपनी बाय वे ऑफ टेक ओवर, व्हाट इज ट्राइंग टू डू? इज ट्राइंग टू एक्वायर, आई एम आस्किंग, इज ट्राइंग टू एक्वायर, व्हाट इज टेक ओवर? एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। Who is doing the acquisition control? Acquirer of what? Target company. From whom? Promoter. भाई इसके पास अभी इस कंपनी का राइट नाउ कंट्रोल इसके प्रमोटर के पास है। लेट्स से P is the promoter X Limited. If A is targeting this company X Limited by way of takeover, it means what A is trying to do? A is trying to acquire the control over this company. Acquire the control from whom? Right now who is the control? मैं बताऊं अभी X Limited P के कंट्रोल में है और आप कंट्रोल एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं ओवर X Limited. In that case what? इसका मतलब क्या? कंट्रोल अगर इसने एक्वायर कर लिया, एज ए रिजल्ट विल ए बिकम द न्यू प्रोमोटर एक्स लिमिटेड, हाँ या ना? क्योंकि अभी कंट्रोल पी क्या है, ही इज द प्रोमोटर, लेकिन आपने अगर उस प्रोमोटर से एक्स लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल एक्वायर कर लिया, दैट इज टेक ओवर। टेक ओवर इज ब्रॉडली एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। अब कंट्रोल की डेफिनेशन लॉ में दे रखी है, बता रहे टेक ओवर इज डिफाइंड, डायरेक्ट टेक ओवर डिफाइंड नहीं है,
टेक ओवर इज एक्विजिशन कंट्रोल एंड कंट्रोल इज डिफाइंड कि साहब कंट्रोल किसे कहते हैं, दैट इज डिफाइंड इन लॉ। इसलिए बोलते हैं साहब कंट्रोल डिफाइंड है तो इसलिए हमें टेक ओवर की डेफिनेशन मिल जाती है। बट ऐसा हमारे पास सब्सटेंशियल एक्विजिशन कोई डेफिनेशन, लेकिन रेगुलेशन 3 से पता लगता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स। देखिए व्हाट आई वाज सेइंग दैट अगर एक्वायरर इस कंपनी को टारगेट कर रहा है बाय वे ऑफ एक्विजिशन कंट्रोल, इसका तो ऑब्वियसली इफ इट इज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, will A become the new promoter of X Limited? Will A and P will cease to be the promoter of, वो इस कंपनी का P प्रमोटर हट जाएगा, नया प्रमोटर। तो इसलिए क्या मैं टेक ओवर को एक्विजिशन कंट्रोल बोल सकता हूं? क्या इसको मैं चेंज इन कंट्रोल ही बोल सकता हूं? एक्विजिशन का मतलब क्या है भाई, पहले जिसके पास कंट्रोल था उससे आपने एक्वायर, तो एक्स लिमिटेड के ऊपर चेंज इन कंट्रोल नहीं हुआ, दैट इट हैज मूव फ्रॉम द हैंड्स ऑफ P टू द हैंड्स ऑफ A इन रेस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोल ओवर एक्स लिमिटेड। तो क्या मैं टेक ओवर को एक्विजिशन कंट्रोल बोल सकता हूं, चेंज इन कंट्रोल बोल सकता हूं, क्या चेंज इन प्रमोटर भी बोल सकता हूं? यस और नो? तो सारी बातें एक ही है, वन एंड द सेम थिंग। एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, चेंज इन कंट्रोल, चेंज इन प्रमोटर, दीज आर ऑल वन एंड द सेम थिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक ओवर। समझ आ रहा है सबको? अब देखिए आप, नॉर्मली प्रमोटर कंपनी का किसको बोलते हैं? हु इज द बिगेस्ट शेयरहोल्डर ऑफ द कंपनी, जो सबसे बड़ा शेयरहोल्डर कंपनी का, एंड दैट पर्सन हैज द कंट्रोल एंड दैट पर्सन बिकम द प्रमोटर। क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा, when I'm saying that who is the biggest shareholder, does it mean that he must be holding more than 50% share? No, not necessary. बड़ी बड़ी कंपनियों में, और अभी पढ़ाऊंगा मैं टारगेट कंपनी की, मतलब हम खाली लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द लिस्टेड। सेबी ने लॉ बना रखा, ऑब्वियसली अनलिस्टेड कंपनी मतलब ही नहीं है, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में कई जगह होता है प्रमोटर जो है फिलहाल कंपनी का, उसकी उससे 12% होल्डिंग है, तो 12% पे सबसे बड़ा क्या बना हुआ? शेयरहोल्डर। नो अदर शेयरहोल्डर ऑफ दैट कंपनी हैज गॉट 12% शेयर्स हैं, और लोगों के पास किसी 5 है, किसी 2 है, किसी 1 है, किसी पॉइंट में है, लेकिन 12% किसी और के पास नहीं है। तो यू आर द बिगेस्ट शेयरहोल्डर। तो बिगेस्ट डजंट मीन दैट यू आर होल्डिंग मोर देन 50%, या ओनली थिंग दैट यू आर होल्डिंग अ केस इंडिविजुअली, सिंगली यू आर द बिगेस्ट वन, मतलब आपके बराबर किसी और के शेयर कंपनी में नहीं, चाहे आप कितने भी, उसे मतलब नहीं, 12 हो, 15 हो, 20% वट एवर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब मैं एक सिचुएशन बताता हूं, देखिए आपको। A is the acquirer, X Limited is the targeter. ठीक है? Let's say he is targeting this company either by way of substantial acquisition or by way of takeover. Let's say P is the existing promoter of this company holding 45% shares. How much? 45. P की होल्डिंग वाले कंपनी में 45%, जो पहले से प्रमोटर, इसकी होल्डिंग क्या है? 45%। पहला मैं एक केस देता हूं, केस 1। A acquires together with the existing holding, if any, so that it reaches to the level of 30%. Is it substantial acquisition shares? हाँ या ना? Yes, ये substantial acquisition shares है, but is it takeover? क्योंकि P इज होल्डिंग 45%, आप उससे बड़े थोड़ी बने, आप 30 में आ गए, बट क्वेश्चन है P इज होल्डिंग 45, तो आपसे काफी बड़ा शेयर होल्डर, तो क्या इज अ टेक ओवर? नो, इट इज ओनली केस ऑफ सब्सटेंशियल, बट इट इज नॉट अ टेक ओवर। क्लियर? एंड मैं यहां लिखता हूं, लेट्स से P प्रमोटर की होल्डिंग जो पहले से 45%, ठीक है? इज इट ओके? केस 2, ये अलग अलग केस बना रहा हूं इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। Let's say P is holding in this company 20%. अभी बताया, कुछ भी हो सकती है। Who is P? Existing promoter of target company. इसको ऐसा करते हैं, यहां से काट देते, कंफ्यूजन रहेगी कि अलग अलग केस में लिखते हैं। मैंने यहां लिख दिया 45%। केस टू, let's say 20% promoting holding. If the A acquires 22% shares of this company, A अगर इस कंपनी के, मैं यहां लिखता A, यहां लिखता A, ये 22% एक्वायर कर लेता है, is it substantial acquisition? Is it a case of substantial acquisition? No. वो defined है reaching to the level of 25%, वो तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये वाला केस substantial acquisition शेयर नहीं है, but take over है। Has he become the bigger shareholder of the existing promoter? Yes, it is a case of take over. क्या ये लॉ अप्लाई होगा? ये बगैर दिस लॉ इज रेगुलेटिंग, पहले केस में भी लगेगा, दूसरे में भी लगेगा। इसका फर्क है दोनों में, आया ना? तीसरा केस, क्योंकि लोगों को मैंने कहा फर्क ही नहीं पता होता, उनको ये होता पूरा लॉ पढ़ जाता, उनको पता नहीं चलता दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं दोनों अगर एक होते
तो फिर लॉ दोनों को रेगुलेट करने की बात क्यों कर रहा है? तीसरा केस 3, मान ले प्रोमोटर की होल्डिंग 30% है, क्लियर? ए की होल्डिंग मान ले पहले से 18% है, एग्जिस्टिंग होल्डिंग, प्लस एक्वायर्स 15%, कहां पहुंच गया? 33। क्या ये सब्सटेंशियल शेयर है? क्या ये टेक ओवर भी है? दोनों है, बोथ द थिंग्स आर देयर। तो यू हैव बिकम द बिगेस्ट शेयर होल्डर। एक शॉट में आपने इतने शेयर एक्वायर कर लिए कि आपको 25% वाला लेवल भी आ गया, एंड यू हैव क्रॉस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोमोटर। इसका केस ऑफ सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर 3(1) भी अट्रैक्ट हो गया, रेगुलेशन 4 भी अट्रैक्ट हो गया, दोनों एक साथ। इसका मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि खाली सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर हो, जैसे पहला केस था, तब भी ये लॉ लगेगा ऑन द एक्वायरर, इट विल दिस लॉ रेगुलेट द एक्वायरर। खाली टेक ओवर तब भी ये लॉ लगेगा, देयर इज नो सब्सटेंशियल एक्विजिशन। तीसरा केस दोनों एक साथ हो तब भी ये लॉ लगेगा, बिकॉज दिस लॉ इज रेगुलेटिंग द बोथ। अच्छा, इस सारी बात का डिस्कशन करने के बाद कैन आई पुट इट इन वन वर्ड्स, एक बार में, दे कैन बी सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर्स एंड ऑब्लिक और टेक ओवर। आया ना? अगर मैंने और को यूज किया, इधर दिस और दिस, है ना, दोनों में कोई एक होगा, ये है तो ये नहीं है, और ये है तो ये नहीं है, और अगर यूज किया और एंड यूज किया तो क्या हुआ? दोनों होंगे। क्या ऐसे केस मैंने बनाए थे? ये सुनो, ऐसे केस बनाए थे। इसलिए एक नटसेल में एक बात बोलते हैं, दे कैन बी ओनली सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर, दे कैन बी टेक ओवर, दे कैन बी बोथ, दे कैन बी बोथ एट द सेम टाइम। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, एंड कोई भी केस हो अल्टीमेटली लॉ अप्लाई होगा, बिकॉज दिस लॉ इज रेगुलेटिंग ऑल द केसेस, वेदर इट इज ओनली सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर्स और मैं दोनों को रेगुलेट कर रहा है। तो खाली एक भी होगा तब भी रेगुलेट करेगा, दोनों के तब भी रेगुलेट करेगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर्स एंड टेक ओवर। ब्रॉडली डिफरेंस समझ में आया सबको? पक्का? देखिए, बहुत टेक्निकल लॉ है ये, तो मैं प्रोफेशनल में पढ़ाता हूं, इसलिए मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि जितना इजी हो सके मैं उस तरीके बताऊं। इट्स नॉट ए इजी लॉ। लोग से पूछो कि सब्सटेंशियल इक्विटी का मतलब कहां से कैसे निकालते, ये नहीं पता, डिफिनेशन है ही नहीं पूरी लॉ में। उनको पूछ के ये मीनिंग कहां से निकालो, कैसे निकालोगे, इडियट केस, चुप रहते हैं। तो दे हैव नॉट क्लैरिटी एक्चुअली क्या इज ऑल लॉ के ऊपर। बड़ा टेक्निकल लॉ है, बड़े दिमाग से ध्यान से पढ़ना पड़ता है एग्जैक्टली के कहना क्या चाहता है। इधर ओके विद एवरीवन? अब देखिए, आप अभी हम डिटेल में इस लॉ के बारे में बात पढ़ेंगे, बस उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको देखिए। एक टॉपिक दे रखा टाइप्स ऑफ टेक ओवर, पहले वो मैं बताता हूं, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा साहब ये लॉ किस तरीके से। जैसे लेट्स से ए इज टारगेटिंग एक्स लिमिटेड, ए एक्वायरर और एक्स लिमिटेड टारगेट कंपनी, एक्वायरर एंड टारगेट कंपनी। ये टर्म पूरे लॉ में यूज होता है कंप्लीट हर जगह। साहब जो टारगेट कर रहा है वो एक्वायरर, जिसे टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज को नोट किया होगा, मैंने एक्वायरर में बार बार ए लिखा है, आई एम नॉट रीडिंग ए लिमिटेड। तो जब एक्वायरर के डेफिनेशन पढ़ोगे तो लिखा हुआ एक्वायरर मींस एनी पर्सन, इट कैन बी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, इंडियन बॉडी, फॉरेन बॉडी, कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्पेसिफाइड ए लिमिटेड, इट कैन बी एनीथिंग। It can be individual, body corporate, firm, group of person, Indian body, foreign body, every Indian citizen, for every possibility is there. लेकिन दिस के लिए साहब लिखा हुआ इट शुड बी इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट। बोलते हैं टारगेट कंपनी, बट इसकी डेफिनेशन क्या टारगेट कंपनी की? इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी लॉ पढ़ा, बॉडी कॉर्पोरेट इज वाइडर देन कंपनी। अच्छा, कई सारी बॉडी जो कंपनी नहीं लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट है, लाइक LIC, UTI, समथिंग लाइक दैट, लेकिन हमें सिर्फ लिस्टेड लेना है। इंडियन होनी चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट। क्या ऑल इंडियन लिस्टेड कंपनी विल कवर? इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट में क्या ऑल इंडियन लिस्टेड कंपनी विल बी कवर्ड? यस और नो, क्योंकि एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये सुनो, आप इंडियन है, आप लिस्टेड है और आप कंपनी है, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, इसके अलावा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI क्या कंपनी है? नहीं, इट इज स्टैब्लिश अंडर SBI एक्ट। कहां है स्टैब्लिश? SBI। लेकिन क्या इसके शेयर्स की भी ट्रेडिंग इंडिया स्टॉक एक्सचेंज होती है? यस। एक दिन बताया भी था, मैंने एग्जाम्पल दिया था। क्या इट इज ऑल्सो इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट? क्या वो भी यहां पर टारगेट कंपनी हो सकती है? क्या उसको भी कोई टारगेट, यही लॉ अप्लाई होगा? यस, बिकॉज टर्म यूज करें टारगेट कंपनी, बट टारगेट कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी का मतलब कंपनी लॉ वाला कंपनी नहीं है। यहां डिफाइंड टारगेट कंपनी मींस एनी इंडियन लिस्टेड बॉडी। सो इंडियन बॉडी, इट शुड बी लिस्टेड, इट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट।
बॉडी कॉर्पोरेट में हर वो चीज आती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, चाहे वो कंपनी हो या अदर जिसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो सब बॉडी कॉर्पोरेट है। हाँ, लिस्टेड होनी चाहिए, शेयर सिक्योरिटी स्टॉक में लिस्टेड होनी चाहिए, शुड बी इंडियन, बाहर के लॉ के अकॉर्डिंग बनी है, फिर वो नहीं बात हुई। अच्छा, अगर कभी चेक करना हो कि टेक ओवर लॉ, ये सेबी टेक ओवर कोड अप्लाई होगा किसी ट्रांजेक्शन में या नहीं, तो विल चेक द स्टेटस ऑफ एक्वायरर और टारगेट कंपनी। एक्वायरर के स्टेटस से कुछ नहीं पता लगेगा, बिकॉज एक्वायरर के स्टेटस कुछ भी हो तब भी लॉ लग सकता है। हाँ, है ना। एक्चुअली हमें अगर कभी चेक करना हो किसी ट्रांजेक्शन पे कि ये लॉ अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो व्हाट इज एंड किसका स्टेटस चेक करें, एक्वायरर का, टारगेट कंपनी का। अगर टारगेट कंपनी इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट लगेगा। एक्वायरर का स्टेटस चाहे कुछ भी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, फॉर्म हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, इंडियन बॉडी हो, बाहर कुछ भी हो, ये लॉ लग सकता है। हमें मेनली किसके अकॉर्डिंग चेक करना पड़ता है, स्टेटस ऑफ द टारगेट कंपनी। इफ इट इज इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट, दिस लॉ विल डेफिनेटली अप्लाई, बट इफ इट इज नॉट इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट, दिस लॉ विल नॉट अप्लाई। इसलिए एक्वायरर का स्टेटस नहीं चेक करते, किसे चेक करते हैं, स्टेटस ऑफ द टारगेट कंपनी की, उसका स्टेटस क्या है। इज इट क्लियर? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मे बी यू हैव हर्ड, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट, एक जापानीज कंपनी थी, उसका नाम था, कंपनी थी क्या है भी आज भी, डाइची सैंक्यो। इट्स नॉट अ इंडियन कंपनी, जापानीज कंपनी, तो नाम थोड़ा आपको अलग, एंड मैं कहीं ना कहीं इसके बारे में इस टॉपिक में बताऊं अभी आपको। डाइची सैंक्यो जापानीज कंपनी, इसने रेनबेक्सी का टेक ओवर किया था। रेनबेक्सी वाज अ इंडियन लिस्टेड कंपनी। मैं वाज से बोला, अब रेनबेक्सी है नहीं, ये किसी और कंपनी, सन फार्मा का नाम सुना है, सन फार्मा फार्मा कंपनी, उसमें मर्ज हो गई है, अब है नहीं रेनबेक्सी। पहले इसका टेक ओवर होता, बाद में इट वाज मर्ज, तो बात की कहानी है। तो आज रेनबेक्सी एग्जिस्ट नहीं करती है, इट हैज बीन बिजनेस एग्जिस्ट करता है, इट हैज मर्ज विद द बिजनेस ऑफ द सन फार्मा, बट रेनबेक्सी नाम की आज कोई कंपनी नहीं है। अच्छा, रेनबेक्सी का टेक ओवर इसने किया। रेनबेक्सी वाज अ इंडियन लिस्टेड कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्या ये लॉ लगा होगा? हाँ या ना? डेफिनेटली लगाओ, क्योंकि इससे मुझे मतलब ही नहीं है, ये एक्वायरर, ये टारगेट कंपनी, हमें तो खाली टारगेट कंपनी स्टेटस देखना है। अच्छा, एक और बात, आई होप यू मस्ट हैव हर्ड, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर नॉट, लेकिन बेटा मैं क्लास में पहले ही बोलता हूं, थोड़ा थोड़ा सा ना अखबार पढ़ा करो। मैं बार बोलता हूं, किताब से हर चीज नहीं सीख सकते, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। थोड़ा सा बाहर की दुनिया एक्सपोजर लिया करो, न्यूज बिजनेस वर्ल्ड में क्या चल रहा है सब समझा करो थोड़ा सा, कम से कम नाम सुने हो तो क्या होता है, क्लास में कुछ डिस्कस करते हो, आपको इंटरेस्ट अपने, अच्छा आपने कोई नाम कुछ सुना हुआ है, कुछ उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, क्या हो सकता है आपको पूरी बात नहीं पता हो, क्या इंटरेस्ट क्रिएट होता है। बट एक्चुअली आप टोटली अननोन है किसी चीज के बारे में, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि रिलेट ही नहीं कर पाते। एक केस हुआ था जहां टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर किया था। किसको एक्वायर किया था? कोरस। टाटा स्टील डिड द टेक ओवर ऑफ अ कंपनी कॉल्ड कोरस, CORUS। ये लिस्टेड थी बट यूरोपियन कंपनी है। यहां एक्वायरर कौन है? टाटा स्टील। कोरस क्या है? टारगेट कंपनी। अच्छा, कोरस वाज आ यूरोपियन, वाज आज भी इज अ यूरोपियन लिस्टेड कंपनी। क्या ये लॉ लगा होगा? क्या आपको आंसर इसी बात से निकल गया, ऐसा हमें किसका स्टेटस है? ये लॉ नहीं लगा था क्या? इसके अंदर यूरोपियन लॉज लगे होंगे? ये सुनो, एंड ये बहुत फेमस टेक ओवर था, बहुत फेमस टेक ओवर था। टाटा स्टील डिड द टेक ओवर द कोरस, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। छोटी मोटी न्यूज नहीं थी, और इसकी कहानी क्या थी मैं बताऊं कभी, इसी चैप्टर में आगे आएगा। एंड बहुत बड़े इश्यूज बन गए थे इस पर्टिकुलर। बताओ, ओरिजिनली कोरस के शेयर जिस रेट पे टाटा स्टील एक्वायर करने वाली थी, फाइनली इट एक्वायर्ड 60% मोर देन दैट एट अ प्राइस हायर, 60% हायर। वो बहुत बड़ी बात होती है। एक चीज देखिए, आप एक दो शेयर थोड़ी बल्क में शेयर खरीद रहे हैं टू डू द टेक ओवर, और जैसे कि आपकी होल्डिंग प्रोमोटर की होल्डिंग से ज्यादा हो जाए। अच्छा बताए टेक ओवर हो जाएगा, लेकिन आप अगर मान लिया जो ओरिजिनल रेट था उससे 60% ज्यादा रेट पर खरीद रहे हैं, कि आपका पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन सब्सटेंशियली बढ़ गया। तो ये डील जब हुई थी तो पता है, एक्चुअली कोरस वर्ल्ड की वन ऑफ द वेरी रिस्पेक्टेबल कंपनी इन द स्टील बिजनेस। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसका टेक ओवर होना मतलब अपने आप में टेक ओवर जिसने किया टाटा स्टील ने, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि आपने इतनी बड़ी कंपनी का कंट्रोल आपने एक्वायर कर लिया। तो ये बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात है फॉर द टाटा स्टील। लेकिन फिर भी टाटा स्टील के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में पिट गए थे। जिस दिन ये न्यूज आई थी उस दिन टाटा स्टील के शेयर पिट गए। क्यों? पीपल थॉट, इन्वेस्टर थॉट, स्टॉक मार्केट थॉट दैट्स अ गुड डील बट एट अ बैड प्राइस। प्राइस इज बैड, प्राइस इज बैड। इतना हाई प्राइस पर शेयर एक्वायर किया है, इतनी वर्थ ही नहीं शेयर की।
कोई फ्रेंड एक शॉप को एक कोई शर्ट खरीद के गया, दिखाया, बोला कैसी है, बोला बहुत अच्छी है, बोला कितने मिली, बोला 5,000, बोला बेकार है। तो अभी तो अच्छी थी, अभी बेकार कैसे हो गई? ये वैसे अच्छी है लेकिन 5,000 की वर्थ नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है, वैसे ही यू हैव एक्वायर्ड, यू डिड टेक ओवर अ वेरी गुड कंपनी, बट क्वेश्चन द प्राइस यू हैव पेड फॉर दैट्स वेरी हाई। क्योंकि ओरिजिनल रेट इसका जो तय हुआ था उससे रीजन है, बीच में कॉम्पिटिटिव बिडर आ गया था। एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉम्पिटिटिव बिड। जैसे ये कंपनी इसको टारगेट कर रही है, बीच में कोई और आ जाएगा, क्या उसका ऑफर इससे बेटर होगा? ऑब्वियस बात है। तो एक ब्राजील की कंपनी थी, उसका नाम था CSN ब्राजील, उसने भी काउंटर बिड डाल दिया कि साहब हम भी टेक ओवर करने में इंटरेस्टेड है। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि साहब सबने अपने बिड को रिवाइज किया कि जो रेट ऑफर किया था, पहले इसने ऑफर किया फिर इसने किया। कैन यू इमेजिन कितने रिवीजन हुए थे? 9 राउंड्स, 9 राउंड्स ऑफ रिवीजन। अच्छा 9 राउंड जब बोलते थे, इसका 1 राउंड मतलब दोनों एक ही बार, एक राउंड में दोनों एक ही बार, 9 राउंड्स ऑफ रिवीजन हुए थे, तो रेट तो बढ़ना ही है। अच्छा इसने पहले कॉम्पिटिटिव बिड डाली, कॉम्पिटिशन विद टाटा स्टील, तो इसका रेट इससे बेटर था। इसने अच्छा एक तरीका कि आप आगे अगर मान लिया आप अपने ऑफर को बेटर नहीं करते तो आप आउट हो जाएंगे। अच्छा इसका जो शोल्डर है वो किसका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है? जिसका ऑफर बेटर है, ऑब्वियसली रेट जिसका बेटर है, जो बेटर प्राइस ऑफर कर रहा है। तो फिर टाटा स्टील ने इन ऑर्डर टू रिमेन इन टू रेस, इसने अपने ऑफर को रिवाइज किया, बेटर प्राइस किया, फिर इसने रिवाइज किया, ऐसे दोनों एक ही बार का, वो एक राउंड है, टोटल कितना 9 राउंड। तो फाइनली हुआ क्या? टाटा स्टील वोन द बिड, बट क्वेश्चन इस चक्कर में ओरिजिनली जो रेट कोट, अच्छा यही कॉम्पिटिटिव बिडर नहीं आता ना, तो आप ओरिजिनल रेट पे टेक ओवर कर लेते। इस कारण से इंडियन स्टॉक मार्केट ने बड़ा निगेटिव रिएक्शन दिया था टाटा स्टील के ऊपर। साहब आपने एक अच्छी कंपनी को टेक ओवर किया, बट क्वेश्चन ही प्राइस बहुत हाई पे किया। प्राइस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ना। पता है रतन टाटा के ऊपर, टाटा ग्रुप के अंदर ही इज द मैन, ही इज द हेड ऑफ द एंटायर ग्रुप। तो रतन टाटा के ऊपर एक क्वेश्चन उठा दिया था मीडिया ने कि साहब रतन टाटा ने बिजनेस डील नहीं की, ईगो डील की। तो ईगो पे आ जाता है कि भैया मैं करूंगा चाहे जो हो जाए। तो रतन टाटा ने बोला था टाइम विल प्रूव दैट इट वाज बिजनेस डील और ईगो डील। बोला अभी तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप मानेंगे नहीं। बोला टाइम विल प्रूव दैट इट इज बिजनेस डील और द ईगो डील। कई वो बोला जाता है कि साहब बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे ट्रांजेक्शन में लोग ईगो भड़क जाते हैं। ईगो तो बोलते बहुत खतरनाक चीज है। ईगो में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस केस में वो बिजनेस फ्लॉप होना ही होना है, क्योंकि आप उसके रैशनलिटी में नहीं जा रहे कि वेदर इट इज लॉजिकल टू पे दिस मच और नॉट। बट क्वेश्चन यू आर, आप बता एडमेंट हो गई मुझे ये करना ही है, चाहे उसके लिए वॉट एवर द प्राइस हैव टू पे। बहुत खाली बिजनेस में नहीं, बहुत लोगों को तुम देखना मुझे ये करना है, अब उसके लिए वो सारी चीज को ताक पे लगा देते हैं। कोई ईगो होती है ना। अब सारी चीज को डिस्टर्ब करके एक चीज कर रहे हैं, तो क्या वो ईगो ही तो है? भाई एक चीज के चक्कर में सब चीज हिल जाए। तो अभी कल परसों किसी बात हो रही थी अजीब हो कि सर हमारी बेटी को कनाडा जाना था, ये था वो था, उस चक्कर में पूरा पूरा परिवार हिला दिया। वो कनाडा जाके भी कुछ नहीं हुआ। मतलब जो बड़े बड़े ख्वाब देंगे, कारण क्या, कई बार तो दिमाग में बैठ जाता मुझे करना ही करना है, चाहे आपको उसके लिए पूरा, तो क्या होता है ईगो पे बढ़ गए। एनीवे बाकी मैं आगे टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो एक वाली दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे चेक करते हैं कि वेदर दिस लॉ विल अप्लाई और नॉट। तो वी हैव टू चेक द स्टेटस ऑफ हुम टारगेट कंपनी। इफ इट इज इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट दिस लॉ विल अप्लाई, इफ इट इज नॉट इंडियन लिस्टेड बॉडी दिस लॉ विल नॉट अप्लाई। इज दैट क्लियर? हमें इसके एक्वायरर के स्टेटस से कुछ नहीं पता लगता। वाई एक्वायरर तो कुछ भी हो सकता है, हम लॉ डिफाइन करें एक्वायरर में भी एनी वन इंडिविजुअल फर्म बॉडी कॉर्पोरेट कुछ भी, वन पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन इंडियन बॉडी कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी ओनली हैव टू चेक द स्टेटस ऑफ target company. It has to be Indian listed body corporate. If it is something else, this law will not apply. But if Indian listed body, it will apply. It will apply. एक मैं एक चीज डिस्कस कर रहा था कि टाइप्स ऑफ टेक ओवर। ए मान ले एक्स लिमिट कंपनी को टारगेट करना है, ये एक्वायरर है, ये टारगेट कंपनी। अच्छा मान ले ए मेक्स अ प्रपोजल, तो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट और टारगेट कंपनी, आई एम इंटरेस्टेड डूइंग द टेक ओवर। एक अपना प्रपोजल दे रहा है कि साहब मैं टेक ओवर करने में इंटरेस्टेड हूं। किसको प्रपोजल दे रहा है? टू द एग्जिस्टिंग प्रोमोटर मैनेजमेंट, उनको कि साहब आई एम इंटरेस्टेड डूइंग द टेक ओवर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इनिशियल रिएक्शन ऑफ existing promoter and management of target company, उनका इनिशियल रिएक्शन क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा। इफ द इनिशियल रिएक्शन
of the existing promoter and the management of Tiger Company is friendly. They are not against that. They are not averse to that. जैसे आपने ऑफर दिया, ये बोल रहे एग्जिस्टिंग प्रोमोटर मैनेजमेंट जो मान ली पीएम जो मैं ले लो प्रोमोटर मैनेजमेंट, बोलते ठीक है आपकी बात, वी आर नॉट क्लोज टू दैट, वी आर ओपन टू दैट आइडिया, बट वी नीड टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स, वी नीड टू नेगोशिएट लॉट ऑफ थिंग्स. अच्छा उस चक्कर में क्या ये अपने शेयर इसको बेचेगा, है ना? अच्छा अभी फिलहाल इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? पी. क्या अपने शेयर बोले ठीक है आप ले लीजिए कंट्रोल पूरा, हम हट जाते कंपनी से. तो क्या एक तरह डील हो रही है ना साहब, क्या ये ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर ही होगा इस कंपनी के शेयर. तो डोंट डू लॉट ऑफ नीड किस प्राइस पे, बहुत सारी लॉट ऑफ थिंग यू नीड टू डिस्कस एंड नेगोशिएट. तो यहां पे जो इनिशियल रिएक्शन टारगेट कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोमोटर मैनेजमेंट ने कैसा आया, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव. मतलब ये नहीं कि साहब ने हाँ बोल दिया, वी आर ओपन टू दैट, लेट अस डिस्कस, फाइनलाइज, नेगोशिएट लॉट ऑफ थिंग, बट वी आर ओपन टू दिस आइडिया. तो इन दिस केस द एग्जिस्टिंग प्रोमोटर मैनेजमेंट ऑफ टायर कंपनी are they showing a friendly gesture to the acquirer or the hostile? Friendly. ऐसे टेक ओवर बोलते हैं, फ्रेंडली टेक ओवर. क्या बोलते हैं? फ्रेंडली टेक ओवर. अच्छा क्या इसमें बहुत सारी नेगोशिएशन होगी? इसको हम नेगोशिएटेड टेक ओवर बोलते थे. क्या बोलते हैं? ये लॉ के टर्म नहीं, दीज आर नॉट लीगल टर्मिनोलॉजी, बट जनरली इंडस्ट्री में ऐसे टर्म लोग यूज करते हैं कि साहब फ्रेंडली टेक ओवर या नेगोशिएटेड टेक ओवर, समथिंग लाइक दैट. लॉट ऑफ नेगोशिएशन विल टेक प्लेस, बट क्लोज नहीं है आप इसे अगेंस्ट नहीं है. यू आर अलाउइंग द एक्वायरर टू डू दैट. And in that case, we call it the friendly takeover or also called it the negotiated takeover. And again, मैं बोल रहा हूँ ये लॉ का टर्म नहीं है. I cannot give the exact definition कि लॉ में ऐसे डिफाइन किया. These are the terminology used in the industry. जैसे डाइची ने जब आपको रैनबैक्सी को टारगेट किया था, ये बताता ना टेक ओवर जो हुआ था, तो डाइची ने जब एग्जिस्टिंग उसके जो प्रोमोटर थे उस समय जो रैनबैक्सी के, मिस्टर मालविंदर सिंह एंड शिविंदर सिंह, फोर्टिस का नाम सुना सबने? फोर्टिस हॉस्पिटल उसी से रिलेटेड है. मैं वो बता देता हूं क्या हुआ. दोनों जो भाई थे दोनों ज्वाइंट प्रोमोटर्स थे, मालविंदर सिंह एंड शिविंदर सिंह ऑफ द रैनबैक्सी. तो जब ये ऑफर डाइची ने दिया कि आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग द टेक ओवर द रैनबैक्सी, डाइची खुद भी फार्मा बिजनेस में है, मतलब वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन द इंटायर वर्ल्ड इन द फार्मास्यूटिकल बिजनेस, डाइची सैंक्यो. तो खुद भी वो देख रहे थे कि इंडिया में एक कंपनी को हम एक्वायर, तो इंडिया में हमारा और क्या होगा, नेटवर्क बढ़ जाएगा इन द फार्मा बिजनेस. वो खुद भी बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है डाइची सैंक्यो. इन दोनों भाइयों ने ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, नेगोशिएशंस हुई, डिस्कशंस हुई, मीटिंग हुई, फाइनली डील हो गई. वाज इट अ फ्रेंडली टेक ओवर? वाज इट अ फ्रेंडली टेक ओवर? यस. अच्छा कई बार दिमाग में एक सवाल उठता है कि सब कोई ऐसे क्यों करेगा, क्यों अलाउ करेगा? अच्छा दिमाग मेरी कंपनी को टारगेट कर रहा है, मैं प्रमोटर में क्यों अलाउ करूंगा? देखिए पहली बात क्या होता है, अगर आप चीज को सही पर्सपेक्टिव समझेंगे तब आप बात के दिमाग को अप्रिशिएट कर पाएंगे. अच्छा कंपनी में जो प्रमोटर होता है या मैनेजमेंट होती है, उनका पहला सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कंपनी को रन करने में? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या उनको दिमाग में रखनी चाहिए? आइडियली स्पीकिंग, एज ए प्रमोटर और मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी, व्हाट शुड बी द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. दैट शुड बी द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. कि शेयर होल्डर के पैसे कंपनी चल रही है ना, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. अच्छा अगर आपको लगता है कि जो नया पर्सन टेक ओवर करना चाह रहा है, जैसे डाइची वाज इंटरेस्टेड, अच्छा एज ए रिजल्ट का रैनबैक्सी का बाद में टेक ओवर का डाइची प्रमोटर बन गया. पहले प्रमोटर था मालविंदर सिंह, शिविंदर सिंह, अब कौन बन गया प्रमोटर? कैन वन कंपनी में प्रमोटर बना था कंपनी? अरे कैन वन कंपनी में प्रमोटर बना था कंपनी? कंपनी लॉ पढ़ाना, प्रमोटर कोई भी हो सकता है, ये सुनो इंडिविजुअल बॉडी कुछ भी हो सकता है. तो इस टेक ओवर के बाद मालविंदर सिंह, शिविंदर सिंह, दे सीज टू द प्रमोटर रैनबैक्सी, हु बिकम द न्यू प्रमोटर? डाइची सैंक्यो. अच्छा डाइची सैंक्यो, मैं ये बोल रहा हूं, अगर मान लिया दोनों भाइयों को लगता है कि हमसे ज्यादा कॉम्पिटेंट डाइची सैंक्यो है और जो फायदा वो इस कंपनी के शेयरहोल्डर को पहुंचा सकती है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटेंस, बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फार्मा बिजनेस, वो उतने लेवल पर हम ले जा नहीं सकते. तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयरहोल्डर शुड दे अलाउ दिस टेक ओवर टू हैपन? आई एम आस्किंग क्वेश्चन, शुड दे अलाउ दिस टेक ओवर टू हैपन? यस, ऐसे समझना है. पर्सनल नहीं कि साहब मेरी क्या होती कंपनी, ये लाला जी की दुकान थोड़ी है. कंपनी में हमेशा बोलते हैं शेयरहोल्डर इज अ, कंपनी लोग पढ़ते हो ना, शेयरहोल्डर सबसे ऊपर शेयरहोल्डर को रखा जाता है. तो मैंने बताया कंपनी रन करते समय सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन. आप किसी अच्छी कंपनी में जाओगे ना, उनके रिसेप्शन के बोर्ड के ऊपर लिखा रहता है कंपनी मिशन एंड विजन. देखना उसके जगह जगह आएगा मैक्सिमाइजेशन शेयरहोल्डर वेल्थ. यही मिशन है अल्टीमेटली. कंपनी चल किसके पैसे रही? शेयरहोल्डर के पैसे. अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल पे कंपनी को नहीं ले जा सकते जिस लेवल पे एक्वायरर ले जा सकता है,
In the interest of the shareholder, should you allow the takeover to happen or not? Yes. And that becomes the case of friendly takeover. That becomes the case of, लेकिन अगर इनिशियल रिएक्शन निगेटिव आ जाता है, जैसे ए एक्स लिमिटेड कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रोमोटर मैनेजमेंट को ऑफर देता है कि साहब आई एम इंटरेस्टेड डूइंग टेक ओवर, और वो किसी हालत में टेक ओवर होने नहीं देना चाहते कि साहब ये टेक ओवर हम नहीं होने देंगे, एंड दे टोटली अगेंस्ट दैट, दे आर रिलक्टेंट, दे डोंट वांट द एक्वायर्ड टू डू दैट, क्या आर दे शोइंग अ फ्रेंडली जेस्चर और हॉस्टाइल? हॉस्टाइल, कंप्लीट हॉस्टाइल जेस्चर दिखा रहे हैं कि हम टेक ओवर नहीं होने देंगे। अच्छा, इनिशियल रिएक्शन निगेटिव है, हॉस्टाइल है, बाद में भले वो आपको कुछ भी हो जाए टेक ओवर, बाद में मान लीजिए टेक ओवर हो जाता है, बट सिंस द इनिशियल रिएक्शन वाज नेगेटिव, इट विल बी कॉल्ड एज द हॉस्टाइल टेक ओवर। इसका मतलब मैं टेक ओवर को जो हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, फ्रेंडली टेक ओवर एंड हॉस्टाइल टेक ओवर। एंड फ्रेंडली टेक ओवर, आई जस्ट टोल्ड यू दैट इट इज आल्सो कॉल्ड ए नेगोशिएट टेक ओवर। एक्चुअली मैं बार बोल रहा हूं, ये लॉ के टर्म्स नहीं है, दीज आर जनरली अंडरस्टूड इन इंडस्ट्री। एंड नेगोशिएटेड टेक ओवर, आपके स्टडी मटेरियल में टॉपिक देना स्टार्ट होता है, सीधा टेक ओवर कोड पढ़ा दिया। अरे भाई टेक ओवर क्या होता है, थोड़ा कंसेप्ट समझाओ, क्या चीज है, ये सब चीज तो मैंने अपनी तरफ से डाली है। यू शुड नो अबाउट दिस टर्म्स ऑल्सो। टेक ओवर लॉ पढ़ रहे हो, कंटेंट्स ऑफ द लॉ तो हम पढ़ेंगे, बट फर्स्ट यू शुड नो एक्चुअली टॉपिक क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में, तब जाके कंटेंट्स को आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो कंटेंट आप अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। अब मैंने बोला साहब ये जो क्लासिफिकेशन है, मैं एक्चुअली हमेशा बोलता रहता हूं, कोई भी चीज को हम क्लासिफाई करते हैं उसका कोई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है? बेसिस। हमेशा कोई भी चीज आप क्लासिफाई करते हैं उसका हमेशा कोई ना कोई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। क्या इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? इनिशियल रिएक्शन, जो मैंने लिखा था, इनिशियल रिएक्शन किसका? ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोमोटर एंड मैनेजमेंट ऑफ टारगेट कंपनी। अगर इनिशियल रिएक्शन फ्रेंडली है, ये फ्रेंडली टेक ओवर है, और अगर निगेटिव है, हॉस्टाइल है, इट इज, और बाद में अगर टेक ओवर हो जाता है, देन इट बिकम द केस ऑफ हॉस्टाइल टेक ओवर। तो दिस इज हाउ वी, बट एज सच कोई लॉ में डेफिनेशन नहीं इनकी दी जाएगी। These are not a legal terminology, but these terms are used in the industry, and that's why I'm explaining the same. इस आप फ्रेंडली किसे बोलते हैं, हॉस्टाइल टेक ओवर किसे बोलते हैं, वो इनिशियल रिएक्शन क्या था उसके ऊपर डिपेंड करता है कि साहब ये फ्रेंडली टेक ओवर है या हॉस्टाइल टेक ओवर। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट ओके? अच्छा, आपने सुना है एक बहुत पहले मित्तल स्टील ने, इंडियन केस नहीं है इसका, केस इसमें इंडियन लॉ भी नहीं, कंसेप्ट बता रहा हूं। मित्तल स्टील ने एक यूरोपियन कंपनी आर्सलर का टेक ओवर किया था। आई डोंट नो वेदर यू हर्ड और नॉट, ठीक है। देखिए, कंपनी थी यूरोपियन कंपनी आर्सलर, इसका टेक ओवर मित्तल स्टील। मित्तल स्टील नाम से मत समझना कि इंडियन कंपनी। एलन मित्तल का नाम सुना? लक्ष्मी नारायण मित्तल, एंड ही यूके सिटीजन। ब्रिटेन में आपको वहां के सिटीजन से, वैसे इंडियन है लेकिन वो काफी टाइम से वहीं रहते हैं, एंड ही यूके सिटीजन, और इनके पूरे वर्ल्ड में स्टील बिजनेस है, एंड मेन इनका बेस आपको यूके में है, एंड यूके ऑल्सो इन यूरोप। तो एक्चुअली एक आर्सलर एक यूरोपियन बहुत बड़ी कंपनी थी। मित्तल स्टील भी यूके में ही बनी हुई, इंडियन कंपनी नहीं है, उनके नाम से मित्तल स्टील वहां बनी हुई। मित्तल स्टील ने इसका टेक ओवर किया। इसमें इंडियन लॉ नहीं लगा था, कोई एक्वायरर भी बाहर का, टारगेट कंपनी बाहर की, हमें कोई मतलब नहीं। बट शुरू में आर्सलर की तरफ से बहुत निगेटिव रिएक्शन थे, एंड किसी हालत में टेक ओवर नहीं होना देना चाहते, लेकिन फाइनली हो गया। क्या फाइनली? अच्छा, फाइनली हो गया, लेकिन इनिशियल रिएक्शन क्योंकि निगेटिव था, हॉस्टाइल था। हम इस टेक ओवर को आज भी जब एग्जाम्पल देते हैं तो किस कैटेगरी में आते हैं? हॉस्टाइल टेक ओवर। अच्छा, एक चीज बताइए, लास्ट में हॉस्टाइल क्या फ्रेंडली में कन्वर्ट होगा? ऐसा तो नहीं कि तलवार चलाए, गर्दन काट ली, मेरा साम्राज्य हो गया। पुराने जमाना होता ना कि लड़ाई होती थी, एक राजा ने दूसरे राजा की गर्दन काटी, वह मेरा हो गया, खत्म बात हुई। लास्ट में तो सारा पेपर वर्क होगा, सारी बातें होंगी, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन सब की होगा। लास्ट में तो बातचीत बैठ के एक दूसरे के साथ क्या होगा, यू हैव टू शेयर द कॉफी एंड ऑल दैट, ठीक है। बट क्वेश्चन ही, इनिशियल रिएक्शन क्या था? निगेटिव। लास्ट में तो फ्रेंडली बनता ही बनता, अगर टेक ओवर होता है तो। कितने लोग देते हैं हमने पहली बार एकदम रिएक्शन निगेटिव होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ 100 रीजन फॉर दैट, एंड लास्ट में अगर सुलह हो जाती है, एंड देन, लेकिन इनिशियल रिएक्शन के बेसिस पर नाम रखा गया है फ्रेंडली। मैंने बार किसके बेसिस पे लिखा है? लास्ट में तो बातचीत के थ्रू ही सब कुछ होगा, देखा जाए लास्ट में फ्रेंडली में कन्वर्ट होगा। बट सिंस इनिशियल रिएक्शन वाज नेगेटिव, हॉस्टाइल, इसको क्या नाम पड़ गया? हॉस्टाइल टेक ओवर। क्या हो गया? हॉस्टाइल टेक ओवर। इज द क्लियर एवरीवन? जैसे अभी मैंने रेनवेक्सी वाला केस बताया, तो रेनवेक्सी वाला केस इज एग्जांपल ऑफ फ्रेंडली टेक ओवर। और अभी मैं जो आर्सलर वाला केस बताया कि मित्तल स्टील में कंसेप्ट है, वो लॉ हमारा लगाने लगा, कंसेप्ट वर्ल्ड वाइड तो सेम ही है। क्या एग्जांपल था? दैट एग्जांपल ऑफ द हॉस्टाइल टेक ओवर। इज दैट ओके विद एवरीवन? आप देखिए, आप
जो हॉस्टाइल टेक ओवर होता है, सिचुएशन देखिए आप, मान लो ए एक्स लिमिटेड कंपनी को टारगेट कर रहा है, ये एक्वायरर है, ये टारगेट कंपनी, और टारगेट कंपनी टोटली अगेंस्ट है इसके। आई होप ये तो समझ में आ गया फ्रेंडली का बोलते हैं, हॉस्टाइल का बोलते हैं। जब मेरे पास कोई प्रपोजल लेके आया, नॉट रिलेटिव टेक ओवर, जनरल बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात सुन रहा हूं, मैं बोल रहा ठीक है आप बताइए, एंड आई एम ओपन टू योर आइडियाज, बट लेट अस डिस्कस एंड नेगोशिएट लॉट ऑफ थिंग, देन आई विल फाइनली से यस। इज आई एम शोइंग अ फ्रेंडली जेस्चर। एक होता बंदा मेरे सामने को प्रपोजल लेकर सुनते मैंने बोला नो नो नॉट एट ऑल, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, बात ही नहीं करनी है, डोंट डू, आई एम शोइंग अ हॉस्टाइल अप्रोच। एग्जैक्टली वो बाद में भले बात होगी किसी कारण से, मैं बाद में तैयार हो जाऊंगा अलग बात है, बट माई इनिशियल रिएक्शन वॉज वेरी नेगेटिव। सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें नाम रखे गए, उसी तरीके से, उसी बेसिस पे। बार में बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट लॉ की कोई मुझे मैं मीनिंग नहीं बता सकता, तो ये लॉ के टर्म नहीं, लॉ के टर्म होते कि हम एग्जैक्ट डेफिनेशन बताते कि साहब एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन है। एनीवे व्हाट आई वाज सेइंग दैट, इसलिए ना जब टेक ओवर होता है ना, चाहे वो फ्रेंडली हो चाहे हॉस्टाइल, हॉस्टाइल भी जब होता है लास्ट में क्या होता है फ्रेंडली, तो लीगल प्रोविजन सेम लगते हैं। ऐसा नहीं कि फ्रेंडली के लीगल प्रोविजन अलग है, हॉस्टाइल का अलग है। अल्टीमेटली फ्रेंडली अगर टेक ओवर हो रहा है, अगर टेक ओवर हुआ ही नहीं अलग बात है, तो अलग बात है, अगर हो रहा है तो अल्टीमेट लीगल प्रोविजन आर गोइंग टू सेम। तो ऐसा कुछ नहीं फ्रेंडली टेक ओवर लॉ अलग लगता है, इससे लॉ में टर्म नहीं। अच्छा अगर अलग अलग होता कि फ्रेंडली के लीगल प्रोविजन अलग होते हैं हॉस्टाइल के, फिर लॉ में डिफाइन भी होता है भाई ये वाला प्रोविजन कब यूज करना है, फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब क्या है, ये वाला कब यूज करना है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या, क्या लॉ में डिफाइंड होता है फिर, क्योंकि लॉ में एक्चुअली कोई फर्क नहीं, लॉ में अल्टीमेट हॉस्टाइल भी तो लास्ट अगर टेक ओवर होता है तो लास्ट में किस में कन्वर्ट होगा, फ्रेंडली में। तो बात तो घूम फिर के वही आ गए कि लॉ लीगल प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी में कोई फर्क नहीं है वेदर इट वाज ओरिजिनली द फ्रेंडली और द हॉस्टाइल। देखिए व्हाट आई वाज सेइंग दैट, मान लिया ए इसको प्रपोजल देता है इसके एग्जिस्टिंग प्रमोटर मैनेजमेंट को, एंड दे आर टोटली अगेंस्ट दैट। इसका ऐसी सिचुएशन में ए की जो कोशिश होगी किसी तरीके से टेक ओवर किया जाए, है ना, और इनकी कोशिश क्या होगी तो अवॉइड द टेक ओवर, है ना। तो इसको ऐसे ले सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक एक्वायर, जैसे इसको अटैक कर रहा है और आपको अपने आप को डिफेंड करना है ना। अगर कोई आप पे अटैक करना है, यू डोंट वांट टू बी हर्ट, यू डोंट वांट टू बी हर्ट, क्या करोगे, यू विल ट्राई टू डिफेंड योरसेल्फ, सामने वाला मेरे को नुकसान ना पहुंचाए, ये सुनो। तो क्या जब हॉस्टाइल टेक ओवर केस होता है तो जो एक टारगेट कंपनी होती है, क्या वो बहुत सारे डिफेंसिव मेजर लेती है टू अवॉइड द हॉस्टाइल टेक ओवर, टू अवॉइड द हॉस्टाइल टेक ओवर, जो प्रपोज टेक ओवर है उसको अवॉइड करने के लिए। अच्छा मान लिया ये अगर डिफेंसिव मेजर लेने में सक्सेसफुल रहे तो क्या टेक ओवर अवॉइड हो जाएगा, है ना। अगर ये डिफेंसिव मेजर लेने में कोई आप पे अटैक कर रहा है और अपने आप को डिफेंड करने में आप सक्सेसफुल है, तो सामने वाला आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाया ना। एग्जैक्टली उसी तरह अगर ये डिफेंसिव मेजर लेने में सक्सेसफुल रहे, क्या टेक ओवर विल बी अवॉइडेड, हाँ या ना। लेकिन अगर ये डिफेंसिव मेजर लेने में नहीं सक्सेसफुल रहे, लिया बट ये इसका अटैक सक्सेसफुल हो, किसका, एक्वायरर का, क्या होगा, टेक ओवर हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनली क्या निगेटिव रिएक्शन था, बाद में फिर जब आपको सक्सेसफुल हो फिर बातचीत से ही सारा कुछ होगा। तो ओरिजिनली तो क्या था निगेटिव, बाद में सब बातचीत के थ्रू हुआ तो इसका तो फ्रेंडली में कन्वर्ट हो गया। ओरिजिनली क्या था हॉस्टाइल बिहेवियर, दैट्स व्हाई इट विल, अगर टेक ओवर होता है, यू फेल टू टेक द डिफेंसिव मेजर, योर डिफेंसिव मेजर डजंट वर्क, क्या होगा, टेक ओवर विल हैपन, बट दैट टेक ओवर विल बी कॉल्ड एज द हॉस्टाइल टेक ओवर। आई होप दिस क्लियर एवरीवन। अच्छा जब भी हॉस्टाइल टेक ओवर केस होता है, कैसे केसेस में टारगेट कंपनी बहुत तरह के डिफेंसिव मेजर ले सकती है तो अवॉइड द हॉस्टाइल टेक ओवर। तो मैं कुछ आपको डिफेंसिव में, ये आपके सिलेबस में स्टडी में दे नहीं रखा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ये पूरा टॉपिक नहीं देखा, टाइप्स और टेबल कुछ नहीं रखा, बट मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहा हूं जैसे कि आपको थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग, टर्म सुने तो पता हो क्या बात हो रही है। देखिए नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द डिफेंस, वैसे तो 50 डिफेंसिव मेजर्स हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो मैंने खाली 2-3 आपको समझाने के लिए, आई एम नॉट गोइंग टू मच इन डिटेल। डिफेंसिव मेजर्स to avoid hostile takeover. पहला डिफेंसिव मेजर है पैकमैन डिफेंस। अरे ये कोई लीगल टर्म नहीं, अगेन पूरा टॉपिक ही लीगल, मतलब लॉ में कहीं नहीं रखा, दीज आर वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज कंसेप्ट्स, कि पूरी दुनिया में इस तरह की चीजों को फॉलो किया था, बट ऐसा कोई लॉ में कहीं कुछ नहीं रखा। पैकमैन डिफेंस ये क्या होता है, जैसे मान लिया एक्वायरर भी कंपनी, अच्छा पैकमैन डिफेंस तभी पॉसिबल है जब एक्वायरर ऑल्सो कंपनी, वैसे एक्चुअली मोस्टली केसेस में एक्वायरर कंपनी होती है,
अच्छा, मैंने भी जितने एग्जाम्पल देखो सब में कंपनी थी। टाटा स्टील ने कोरस का एक्वायर किया, मित्तल स्टील ने आपको वहां पे डाइची सैंक्यो ने, एक्चुअली सुना हुआ आम जिंदगी में सुना होगा, एक कंपनी दूसरी कंपनी टेक ओवर कर लिया, सुना होगा। एक्चुअली लॉ के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केस में इट इज वन कंपनी विद डूइंग द टेक ओवर अनदर कंपनी, बट ऐसा लॉ में मना नहीं है, एकदम इंडिविजुअल फर्म बॉडी। तो हम तो पूरी चीज बताएंगे, खाली मैं बोलूँ नहीं कंपनी करते हो गलत होगा, दैट विल बी रॉन्ग। टारगेट कंपनी हैज टू इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट बट एक्वायर कैन बी एनीवन, बट मोस्ट ऑफ द केस इट इज ए कंपनी। अब देखिए, अच्छा टेक ओवर बोलना, ओवरटेक नहीं बोलना। कई बच्चे बोलते हैं सर ओवरटेक हो गया। ओवरटेक भाई बस करती है एक दूसरे को, ठीक है, यहाँ हम कम कॉर्पोरेट लॉ की बात कर रहे हैं, ओवरटेक नहीं कर रहे। ठीक, कई बच्चे बोलते हैं सर कंपनी दूसरे कंपनी ओवरटेक कर लिया। भाई साहब ये गाड़ी थोड़ी चला रहे हैं, ओवरटेक कर लिया। देखिए ये इन दिस केस वो मिलते तो टर्म है ओवरटेक, टेक ओवर, तो टेक ओवर हो रहा है, ओवरटेक नहीं हो रहा, ठीक है। ये व्हाट आई सेइंग दैट ए लिमिटेड एक्स लिमिटेड को टारगेट कर रही है। अच्छा चांस की बात है, ये स्मॉल कंपनी है और ये बिग कंपनी। वैसे सर रेयर होता है, होने के लिए हो सकता है लेकिन रेयर होता है। नॉर्मली क्या बिग कंपनी स्मॉल कंपनी को टारगेट करती है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, पावरफुल है, छोटे को आपने तुरंत क्या किया, टेक ओवर कर लिया। लेकिन मान लीजिए उल्टा केस हो रहा है, एंड इसको कई बार रिवर्स टेक ओवर बोल सकते हैं। रिवर्स नॉर्मली जो नॉर्मली होता है उसको उल्टा होने का रिवर्स, तो इसको वी कैन आल्सो रिवर्स टेक। अभी हुआ नहीं है। अच्छा मान लिया इस कंपनी के पास एक्स लिमिटेड का अच्छी खासी लिक्विडिटी है, मतलब फंड्स है, कैश है। अगर ये ऐसा करे, अपने आप को डिफेंड करने की बजाय अपने फंड्स का इस्तेमाल, इसके शेयर एक्वायर करना शुरू कर दे, क्या ए लिमिटेड भागेगी? उसको लगेगा उल्टा हो कि साहब हम एक्स लिमिटेड टेक ओवर करें ना, हमारा टेक ओवर जरूर हो जाएगा। समझ रहे हैं? काउंटर अटैक। वो आप पे अटैक बड़ा बोला ऐसा है कि मैं अपने को डिफेंड नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, काउंटर। इट्स वेरी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी। अच्छा देखिए, काउंटर अटैक इज अ काइंड ऑफ डिफेंस एंड वेरी एग्रेसिव डिफेंस, कि आप अपने को खाली सेव नहीं कर रहे हैं, सामने वाले को भी क्या कर रहे हैं, उसी तरीके जवाब दे रहे हैं। अब इसको लगेगा कि साहब ये बड़ी कंपनी है, अगर इसने मेरा टेक ओवर कर लिया तो हम तो अपने बोलते हैं इरादों में कामयाब होना, उनके इरादे जरूर कामयाब हो जाएंगे। क्या अपने आप विल ड्रॉप द आइडिया ऑफ टारगेटिंग दैट कंपनी? विल ए लिमिटेड ड्रॉप द आइडिया ऑफ टारगेटिंग एक्स लिमिटेड? और एज ए रियल क्या एक्स लिमिटेड अपने आप को बचा लिया फ्रॉम बीइंग टेकन ओवर? जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल। क्रिकेट में कई बार देखते हो कि साहब कोई बॉलर है ना, बैट्समैन में बहुत हावी हो जाता है ना, आप कहीं ना इतना बॉलर, इतना बैट्समैन इतना स्लो खेलने लगता है, हर बॉल को रोकता है, हर बॉल। कारण क्या है, वो बॉलर हावी हो गया है, डोमिनेट करने लग गया है। लेकिन कुछ बैट्समैन तो होते हैं कि डिफेंसिव मोड में आते हैं। तुमने देखा बहुत सारे बैट्समैन डिफेंसिव मोड में, वो डिफेंस खाली विकेट बचा रहा है, बस वो रन वन नहीं बना रहा, खाली विकेट बचा रहा है, वो डिफेंसिव मोड में आ गया। अच्छा कुछ होते हैं जैसे वीरेंद्र सहवाग जैसे लोग, वो डिफेंसिव जानते ही नहीं क्या होता है, तो वो क्या करते हैं, या तो आउट ही हो जाएंगे या क्या करें, दो चार बाउंड्री मारेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो जो बाउंड्री मार रहा है तो क्या वो डिफेंसिव मोड में आया नहीं, वो क्या काउंटर अटैक कर रहा है। अच्छा तुमने देखना कभी भी किसी बॉलर की अगर दो चार बॉल पे लगातार बाउंड्री हो जाए, उसकी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है, वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाता है ना कि साहब मेरी बॉल पे छक्का लग गया, चौका लग गया, देना वही, अब उसकी लाइन लेंथ बिगाड़ दिया आपने, अब वो खराब बॉल वाइड फेंक रहा है, नो फेंक रहा है, तो उल्टा नुकसान उसको होता जा रहा है। तो हुआ क्या, आपने काउंटर अटैक करके बाउंड्री मार क्या किया, अपने आप को डिफेंड किया, इस सामने वाले पे अटैक और कर दिया। क्या ये बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटजी है? ये सुनो एग्रेसिव की, इट्स अ डिफेंसिव मेजर बट इट्स अ वेरी एग्रेसिव, कि आप खाली अपने डिफेंड नहीं कर रहे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं। क्या पैकमैन डिफेंस में कुछ ऐसा ही हो रहा है? ये सुनो, एंड दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डिफेंसिव स्ट्रेटजी विच इज यूज्ड बाय टाई कंपनी टू अवॉइड द, कोई एक्स लिमिटेड का ए लिमिटेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसको टेक ओवर करना चाहती है, जस्ट उसको डराने के लिए कि भैया तुम करोगे तो मेरे पास इतने फंड्स हैं कि हम आपका टेक ओवर कर सकते हैं। जैसे आपने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, कुछ शेयर एक्वायर किए तो इसके पसीने वैसे छूट जाएंगे कि साहब इतनी बड़ी कंपनी है और इसने अगर हमारे शेयर एक्वायर करने से हम इसका टेक ओवर करें ना करें, हमारा टेक ओवर जरूर हो जाएगा। क्या अपने आप विल ड्रॉप द आइडिया ऑफ टारगेटिंग दैट कंपनी एनी मोर? क्या एज ए रियल विल एक्स लिमिटेड बी प्रोटेक्टेड और नॉट अगेंस्ट द हॉस्टाइल टेक ओवर? आई होप दिस क्लियर। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, पैकमेंट डिफेंस। क्या बोलते हैं, पैकमेंट। ये सब इंडस्ट्री, मैं बार बोल रहा हूँ इंडस्ट्री के टर्म है और नॉट ओनली इंडियन टर्म, वर्ल्ड वाइड ये सब वर्ल्ड लेवल पे टर्म चलते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड ये टर्म्स एक्सेप्टेड है, बट लीगल टर्मिनोलॉजी नहीं है। दूसरा है शार्क रेपेलेंट्स। शार्क रेपेलेंट से क्या देखें। अच्छा आप सबने मॉस्किटो रेपेलेंट सुना है, घर में हम यूज करते हैं।
अरे रेपेल का मतलब क्या होता है? किसी को भगाना। मॉस्किटो रेपेलेंट वो क्या है? मॉस्किटो भगाते हैं, मतलब आपके घर में वो इंटर ना करे, दैट इज मॉस्किटो रेपेलेंट, दैट इज फंक्शन ऑफ द मॉस्किटो रेपेलेंट, है ना? तो उसी तरीके से देखिए, मान लिया एक कंपनी टारगेट एक्स लिमिटेड, इज ट्राइंग टू डू द टेक ओवर एक्वायरर। मेरे पूरे टॉपिक में ही चलेगा, ए एक्वायरर रहेगा, एक्स लिमिटेड टारगेट कंपनी रहेगी, ठीक है? और एक स्टैंडर्ड तरीका हो जाता है वो बताने का, ठीक है, क्यों एक्वायरर तो कोई भी हो सकता है, इसलिए मैं कंपनी खाली नहीं लिखता। अब ये एक्वायरर है, ये टारगेट कंपनी। सिंबॉलिकली हम बोले इट्स लाइक ए शार्क, ये इसको खाने के लिए आ रही है। अरे इसने उस शार्क को भगाना है, क्या यूज करेगा? रेपेलेंट। क्या यूज करेगा? रेपेलेंट। तो नाम क्या पड़ गया? शार्क रेपेलेंट। इट्स लाइक ए शार्क, सिंबॉलिकली नाम रखे गए हैं, मैंने लॉ के टर्म थोड़ी है। शार्क रेपेलेंट मतलब इट्स लाइक ए शार्क, ये इसे खाने आ रही है, ये अपने आप को बचाया कैसे? बाय यूजिंग सम रेपेलेंट, एंड दो रेपेलेंट्स आर कॉल्ड शार्क बिकॉज रेपेल द शार्क एंड हु इज सिंबॉलिकली कॉल्ड एज शार्क, एक्वायरर। एक्वायरर को हम शार्क बोल रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या करती है, मतलब शार्क रेपेलेंट किस तरीके से यूज होता है? ये अपने आर्टिकल्स मेमोरेंडम में कुछ ऑल्टरेशन करेगी, और ऑल्टरेशन करके ऐसे ऐसे प्रोविजन डाल देगी जिससे कि ए के लिए इम्पॉसिबल हो जाए तो डू द टेक ओवर एक्स लिमिटेड। तो क्या आपने वो अमेंडमेंट किया अपने आर्टिकल के अंदर, ऑल्टरेशन किया मेमोरेंडम में, पर्पस बिहाइंड दैट ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल क्या था? टू रेपेल द एक्वायरर, टू रेपेल द शार्क। तो इसको अमेंडमेंट्स को ही हम शार्क रेपेलेंट बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक्स लिमिटेड कंपनी का फिलहाल प्रमोटर मान लिया 40% शेयर ही होल्ड कर रहा है, या मान लिया 30% शेयर होल्ड कर रहा है। अच्छा, जनरली देखा जाए 30 से ऊपर अगर ए चला गया इन कंपनी में तो उस टेक ओवर हो जाएगा, ही विल बिकम द बिगर शेयर होल्डर देन द एक्जिस्टिंग प्रमोटर। लेकिन आपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करके ये डाल दिया, इन ऑर्डर टू टेक ओवर मिनिमम यू हैव टू एक्वायर 60% शेयर्स। एग्जांपल दे रहा हूं, विदाउट 60% नो वन कैन डू द टेक ओवर। अब आर्टिकल्स में आपने कंडीशन डाल दी अल्टर करके, क्या ये ऑल्टरेशन इन द आर्टिकल इज एक्टिंग एज अ रेपेलेंट फॉर ए? अब वो 30 से ऊपर तो जा सकता है, उसका इतने अच्छा दे, अगर मतलब उसमें क्या 60 से ऊपर चला जाए, मजाक थोड़ी है। अच्छा, उसके ऊपर जाने के लिए क्या उतने शेयर खरीदने पड़ेंगे, उसके लिए इतना पैसा चाहिए। ये सुनो, इतना इजी थोड़ी है बोलने 60, आप कहां 30% ऊपर जाए, कहां 60% ऊपर जाएंगे, बहुत फर्क है, डबल हो गया। अच्छा, ये अभी बता ना, टाटा स्टील ने कोरस का जब टेक ओवर किया था ना, बोल तो दिया, फाइनल टेक ओवर कर भी लिया, भाई साहब कंसिडरेशन पे करने में पसीने छूट गए थे इनके। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या अब इतने शेयर इस रेट में एक्वायर, ओरिजिनली आपकी प्रोजेक्शन क्या थी? एग्जांपल लेते हैं, ओरिजिनली मान लिया आपको लेट से 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने थे, अब कितने खर्च कर? 8,000, 60% बढ़ गया, तो 3,000 करोड़ कहां से आएंगे? इनका मतलब इतना आसान थोड़ी है कि साहब आपको रेट बढ़ जाए, तो कर तो लिया डील, बाद में इनको जो एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे 60% को। आपने प्लानिंग कुछ करे क्योंकि नहीं साहब हमारे इतने फंड है टू पे, और उससे 60% ऊपर चला जाए, सारी प्लानिंग ही फेल होगी आपकी, तो इतना आसान थोड़ी है। अब आपने कंडीशन ही डाल दी अपने आर्टिकल में कि साहब बिना 60% के आप टेक ओवर नहीं कर सकते। क्या अपने और एक्स लिमिट को पता है कि ए कैन इजीली क्रॉस 30 बट इट कैन नॉट इजीली क्रॉस 60, वाई? क्योंकि इतने फंड्स ही नहीं इसके पास। मुझे बताइए, क्या आपने अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करके क्या एक्वायरर को रेपेल करने की कोशिश की है? क्या दिस अमेंडमेंट इन द आर्टिकल, ऑल्टरेशन आर्टिकल इज एक्टिंग इन द शार्क रेपेलेंट और नॉट? इसे कई बार शार्क रेपेलेंट को हम एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, जो आप आर्टिकल्स में मेमोरेंडम में अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? टेक ओवर को अलाउ करना, अवॉइड करना? अवॉइड करना। तो नाम क्या पड़ गया? एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट। तो शार्क रेपेलेंट को हम एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट किस में? मेमोरेंडम आर्टिकल में। किस लिए? टू अवॉइड द टेक ओवर। इसको इसलिए क्या एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट्स भी बोलते हैं। कैसे? शार्क रेपेलेंट इज नथिंग बट द एंटी टेक ओवर अमेंडमेंट्स, मतलब अमेंडमेंट इन द मेमोरेंडम आर्टिकल, thereby avoiding the acquirer and thereby repelling the shark, that is acquirer, and it means that alteration in the memorandum article for the purpose of avoiding the takeover is technically called as the anti takeover amendment or shark repellents. Is that okay? और क्या? बायबैक। याद है बायबैक चैप्टर जब पढ़ाया था, क्या मैंने बायबैक के पर्पस बताया कि बायबैक किस किस कारण से किए जाते हैं? क्या उसमें एक पार्ट था बायबैक कैन बी यूज एज डिफेंसिव मेजर अगेंस्ट द हॉस्टाइल, टू अवॉइड द हॉस्टाइल। याद है मैंने बताया था। अच्छा, ये उल्टा आ गया कि सब हॉस्टाइल टेक ओवर को अवॉइड करने के लिए आप क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें एक तरीका ये भी वहां बायबैक का इस्तेमाल करके हॉस्टाइल टेक ओवर को अवॉइड। जो बच्चे नहीं जानते मैं इसको एक्सप्लेन कर दोबारा।
मान लो ए इज टारगेटिंग कंपनी एक्स लिमिटेड, वही एक्वायर्ड टारगेट कंपनी। जैसे एक्स लिमिटेड का पहले से जो प्रमोटर है पी, ही इज होल्डिंग 40% शेयर्स। हाउ मच? या मान लिया कंपनी की टोटल कैपिटल 100 है, उसमें पी इज होल्डिंग 40, प्रमोटर इज होल्डिंग 40। तो हाउ मेनी शेयर्स आर देयर इन द ओपन मार्केट? 60। जो लोगों में बटे हुए हैं, 40 प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, टोटल कैपिटल 100 है, तो 60 बहुत लोगों में बटी हुई है। अगर ए उस 60 में से अगर 40 से ज्यादा मोर देन 40 एक्वायर कर ले, क्या टेक ओवर हो जाएगा? बिकॉज ही विल बिकम द बिगर शेयर होल्डर देन पी। यस और नो? अब इस कंपनी, मान लीजिए ये सिचुएशन बनी हुई है, इस केस में एक्स लिमिटेड इस 60 में से अगर 25 का बायबैक कर ले, इस 60 में से, अच्छा बायबैक करके शेयर कैंसिल हो जाएंगे, तो देखा जाए कंपनी के अब टोटल कैपिटल 100 आ जाएगी 75, 75 40 विद द प्रमोटर, 35 इन द ओपन मार्केट, 35 60 माइनस 25, 25 तो बायबैक वो कैंसिल हो गई, तो 35 रह जाएगी। अब मुझे बताइए ए क्या अगर 35 का 35 पूरा भी एक्वायर कर ले, कैन ही क्रॉस द शेयर होल्डिंग ऑफ पी? नो। क्या हैज पी बिकम सेफ और नॉट? हैज ही अवॉइडेड द टॉक टेक ओवर बाय डूइंग द बायबैक? बायबैक करके आपने क्या किया? क्योंकि आपकी होल्डिंग 40 है, कंपनी की 25 का बायबैक हो गया, तो बायबैक होने का कंपनी वो शेयर कैंसिल कर देगी, वो तो शेयर एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये कंपनी की टोटल कैपिटल 100 नहीं कितनी है? 75, 40 प्लस 35, 60 माइनस 25 कितना? 35। अब 35 में 40 प्रमोटर के बाद है, एक साथ अब 35 में एक कुछ भी कर ले, टेक ओवर नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज यू कैन नॉट बिकम द बिगर शेयर होल्डर देन पी। क्या हैज पी avoided the hostile takeover by using the buyback, by using the method of buyback? The buyback can be used as one of the defensive measure against the hostile takeover. Is that clear? और भी बहुत तरीके हैं एन नंबर, बट ये तो आपके सिलेबस में चीजें ही नहीं, टाइप्स ऑफ टेक ओवर मैंने थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दिया। और जब हॉस्टाइल की जब बात करते हैं तो साथ में डिफेंसिव मेजर की बात जरूर होती है, साथ में डिफेंसिव मेजर की बात जरूर होती है, क्योंकि हॉस्टाइल होगा तो कोशिश करती है टारगेट करने की टेक ओवर ना, लेकिन अगर उसकी कोशिश कामयाब हुई टेक ओवर अवॉइड हो जाएगा, कोशिश कामयाब नहीं हुई तो एक्वायरर कामयाब हो जाएगा, एंड दैट टेक ओवर इज कॉल्ड एज द हॉस्टाइल टेक। इज दैट क्लियर? अभी एक बात नॉट रिलेटिंग एग्जैक्टली द सब्जेक्ट, बट बात चली तो एक चीज बताता हूं मैं आपको। रेनबैक्सी का टेक ओवर जो डाइची ने किया था, और दोनों ब्रदर्स जो मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह जो रेनबैक्सी के प्रोमोटर उस समय थे, आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन उन्होंने अपने सारे शेयर डाइची को भेज दिए। अच्छा, उनको शेयर बेच के डाइची रेनबैक्सी के जो शेयर्स उन्होंने डाइची को बेचे, दे गॉट 10,000 करोड़। हाउ मच? 10,000 करोड़। दिस वाज द मनी दे गॉट। उस बिजनेस पैसे से उन्होंने क्या किया, एक तो फोर्टिस हॉस्पिटल स्टार्ट किया। फोर्टिस मैंने बताया उन्हीं का है। एक्चुअली फोर्टिस बहुत पुराना ब्रांड नहीं है, बहुत नया ब्रांड है, लेकिन कुछ सालों में बहुत एक्सपैंड हो गया। अच्छा, इन्होंने दो तरीके से किया, एक तो नए हॉस्पिटल सेटअप किया और कुछ पुराने हॉस्पिटल को एक्वायर कर लिया, मतलब और किसी के थे उसको फोर्टिस के नाम, जैसे बगल में करोल बाग में एक जस्साराम था, अब जो उसको लिखा जस्साराम फोर्टिस, एक्चुअली वो अलग हॉस्पिटल था बट फोर्टिस उसको एक्वायर कर लिया। इस बार कुछ तो नए हॉस्पिटल शुरू से जीरो से स्टार्ट किए, और एक कुछ इन्होंने ऑलरेडी रनिंग हॉस्पिटल थे जो डिफरेंट। अच्छा, पीवीआर है, पीवीआर ने जितने भी आपके थिएटर्स हैं सारे इन्होंने नए सेटअप किए, नहीं कई पुराने भी थे जिन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने एक्वायर कर लिया। अब देखो पीवीआर नारायणा, ये तो अलग सिनेमा हॉल था, पीवीआर ने एक्वायर कर लिया। ऐसे बहुत आप सुनते, बगल में सत्यम आइनॉक्स सुना होगा, आइनॉक्स अलग, सत्य तो अलग चलता था, आइनॉक्स ने एक्वायर कर लिया। तो कई बार बिजनेस एक्सपेंशन में दो तरीके होते हैं कि आप खुद सेटअप करें और कुछ नई चीजें चल रही हैं उसको पुरानी उसको एक्वायर कर लेते हैं। तो एक्चुअली फोर्टिस ने क्या किया, और फोर्टिस बहुत तेजी से बढ़ा, नो डाउट अबाउट दैट। कुछ सालों में अच्छा खासा ब्रांड बन गया इन द हेल्थ केयर बिजनेस। हॉस्पिटल इज इन टू हेल्थ केयर बिजनेस, ठीक है। फोर्टिस ए कंपनी रनिंग ऑल दिस हॉस्पिटल, और नॉट ओनली इंडिया, सिंगापुर, हांगकांग, जैप, बहुत सारे कंट्री में इनका है। फोर्टिस वहां भी स्टार्ट हो गया। तो बोलते हैं फास्टेस्ट एक्विजिशन किए कुछ सालों में, और बहुत बड़ा ब्रांड, वही पैसा ये 10,000 करोड़ रुपया था उसी से। एक इन्होंने ये शुरू किया था, एक रेलीगेयर नाम सुना है? रेलीगेयर, RELIGARE नाम सुना होगा, जो स्टॉक मार्केट वगैरह सब में है, ठीक है। एंड वो भी इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन रेलीगेयर, और दो ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गए थे, एक हेल्थ केयर में और एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेलीगेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज में बेसिकली इनटू रेलीगेयर, ठीक है। अच्छा, ये जब इन्होंने डील की थी, मतलब इनको हिंदुस्तान की बड़े बड़े अखबारों में, बिजनेस मैगजीन में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड, पता नहीं क्या अवार्ड, ये सब बहुत बड़ी बात है कि कोई फ्रेंडली टेक ओवर कम होते हैं इंडिया में, खास करके। ये नॉर्मली कोई अगर टारगेट करता है ना, वो पर्सनल ईगो पे लेते हैं, हमारी कंपनी को टेक ओवर हम तो नहीं होने देंगे, तो पर्सनल वो हॉस्टाइल वाला केस होता है। लेकिन इन्होंने फ्रेंडली तरीके से अलाउ कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि सर इंडिया में ऐसे केसेस कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फ्रेंडली का कंसेप्ट ये इसीलिए
लेट इट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ शोल्डर। आप उस शोल्डर के लिए वो वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते, लेट द अदर पर्सन क्रिएट इट। अल्टीमेट कंपनी में वो जो कंपनी के शोल्डर को सबसे ज्यादा फायदा उसको लेट दैट पर्सन टेक द चार्ज। दैट्स आइडिया। कंसेप्चुअली स्पीकिंग यही होता है, लेकिन उन्होंने किया ऐसा, तो मीडिया ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया था कि साहब ये बड़े, लेकिन इसके पीछे असली कहानी कुछ और थी। और इंडियंस बाहर थोड़ी आते हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर अपना कैरेक्टर दिखाई देते हैं। तो एक्चुअली इसके पीछे कहानी ये थी कि दोनों भाइयों ने एक्चुअली जो फ्रेंडली अलाउ किया था, तो उससे तो बड़ा वाहवाही लूटी कि साहब इंडिया में ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने किया इन द इंटरेस्ट ऑफ शोल्डर रेनबैक्सी एंड फलाना ढिकना टिके। लेकिन इसके पीछे कहानी थी कि रेनबैक्सी में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे और इनको पता था आगे जाकर रेनबैक्सी में बहुत ट्रबल आने वाली है। तो उनको लगा यार मौका मिल गया, कोई टारगेट कर रहा है, निकल लो, मोटे पैसे ले लो इससे। भाई साहब बाद में क्या हुआ, जब ये सब चीजें कहानियां, डील तो कंप्लीट हो गई, टेक ओवर हो गया, सब कुछ हो गया, बाद में सारी कहानियां खुलने शुरू हो गई। डाइची ने चार्ज ले, डाइची बिकेम द न्यू प्रमोटर रेनबैक्सी, मल्टीनेशनल कंपनी। डाइची का पूरे वर्ल्ड में बिजनेस है, ओरिजिनली फ्रॉम जापान, बट नगर अलग अलग कंट्री में इनकी सब्सिडरी है, बहुत सारी कंपनीज है। डाइची को धीरे धीरे पता लगा इसके अंदर तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो उन्होंने बताया ही नहीं एट द टाइम ऑफ डूइंग डील, कैसे फ्रॉड और नॉट फ्रॉड, क्लियर कट फ्रॉड है। तो कहानी ये थी, दिखाया ये गया था कि साहब हम तो कंपनी के शोल्डर के हित में ऐसा कर रहे हैं, वो सारा अपना हित था। अच्छा निकल लिए, देखा जाए यहाँ मतलब सिंकिंग शिप, अब निकल लिए मोटे पैसे लेके। अच्छा क्या हेल्थ केयर बिजनेस, अब हेल्थ केयर बिजनेस बहुत ग्रोइंग बिजनेस है। अच्छा फार्मा से ज्यादा हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल का काम जो है बहुत जबरदस्त है। आगे बोलते थे हॉस्पिटल का, और उन्होंने वहां पैसा घुमा दिया आपको, ठीक है, यहाँ सिंकिंग शिप से निकल गए, लेकिन वो मल्टीनेशनल है। डाइची ने इनको घसीट घसीट कर जो पीटा है दोनों भाइयों को, ये जेल अभी तक नहीं गए, जेल जाने वाले हैं भाई साहब, इनकी हालत कर दी है। सिंगापुर आर्बिट्रेशन में चली, आर्बिट्रेशन में पढ़ा था ना, सिंगापुर आर्बिट्रेशन, वहां जाके केस हार गए, इंडिया में केस हार गए, इतनी ह्यूज पेनल्टी है इनको, अब 40 से भी निकाल दिया गया दोनों भाइयों को। अच्छा एक भाई तो ना, और वो देखो छोटा वाला जो है, दो हाँ बाबा जी बन गया वो, ठीक बोल रहे हैं। हाँ वो एलिगेशन देखो क्या होता है, मिलके जब दूसरों को लूट रहे तो दोनों लुटेरे बने हुए थे, दूसरों का नुकसान हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। अब जब मतलब मुसीबत जब आती है ना तो घर में लोग लड़ने लगते हैं, होता नहीं मुसीबत आती है तो भाई पहले मैं बचूं कि मैं बचूं। अच्छा आपने सुना हो राधा स्वामी करके एक सेक्ट है जो बहुत लोग फॉलो करते हैं। एक छोटा वाला भाई जो है शिविंदर सिंह, ठीक है, वो तो बाबा जी बन गया वहां जाकर सेक्ट की, मतलब अच्छा बाबा जी बनने के भी लॉजिक कुछ और होगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लॉजिक ये होगा, आप जानते हैं साहब बाबा लोग के पास बहुत पावर होती है। हिंदुस्तान में बोलते हैं साहब, दुनिया बोलती है ये पोस्ट में ये मिनिस्टर लोग उनके जाके पैर छूते हैं। बाबा लोग अच्छा तो ये मत समझना ये बहुत पावरफुल होते हैं, इनके जैसे दिमाग खराब हो जाते हैं। कितने केस अभी बाबा राम रहीम का केस, आशा राम का केस, इतने दिमाग इतने एरोगेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब बड़े बड़े मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर आके पैर छूते तो आपका दिमाग तो घूमना ही है। तो सोचते थे इनके पीछे दुनिया घूमती है, हमारे पीछे घूम रहे, उनका दिमाग तो घूम रहे। तो एक्चुअली ये व्हाट वाज हैपेंड, ये वहां पहुंच गया, देखा होगा साहब वहां जाके कुछ कंट्रोल, कुछ आपको पावर का इस्तेमाल करवाना है। बट इन द वन मील भाई डाइची ने छोड़ा नहीं भैया, दोनों की हालत जो कर रखी है, पहले तो 40 से निकलवा दिया इनको, 40 ऑन सेल, ये कोई और इसका अब 40 का टेक ओवर, पूरा हालत खराब 40 की। अंदर 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 सब गड़बड़ कर रखी है, सब उठ पटांग। किससे इनको लगा कि आसान है, पंगा ले लिया मल्टीनेशनल से। बाहर के कंसेप्ट क्या, बाहर के लोगों में क्या कंसेप्ट है, जब तक तुम मेरे राइट्स का रिस्पेक्ट करो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उनका सिंपल सा रूल होता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उनका ये मॉडल है कि तुम सोचोगे मेरे साथ तुम बदतमीजी कर लो, मेरा नुकसान कर लो, फ्रॉड करो, मैं छोड़ दूंगा, वो छोड़ेंगे नहीं किसी हालत में। उनका एकदम सीधा सीधा रूल होता है, उनके कंट्री में चलता है। वो बोलते हैं दूसरे कंट्री में जा रहे हो, सो लॉन्ग विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ। अब लॉ के दायरे में कुछ भी करिए, कोई आपको नुकसान, कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन लॉ के दायरे से बाहर आए, यू आर इन बिग ट्रबल, यू आर इन बिग ट्रबल। कोई आपको वहां पे एजेंसी कोई नहीं सुनने तैयार है। हमारे यहाँ तो क्या कि सर लॉ के दायरे से बाहर आके लोग बड़ा बनते हैं। यहाँ पे हमारे कंट्री में क्या लॉ के दायरे में रहकर आप कभी बड़ा नहीं बन सकते, यहाँ बड़ा बनने के लिए लॉ के दायरे, यहाँ तो इंडिया में मॉडल ही है, आदत भी पड़ जाती है लोग, ठीक है। लेकिन बाहर कंट्री में ऐसा नहीं होता। वो लोग बोलते हैं सिंपल, बहुत सारी मल्टीनेशनल है इंडिया में काम करती हैं, बोलते साहब लॉ के अकॉर्डिंगली अगर मुझे, अगर मान लिया 20 करोड़ टैक्स देना है, हम देने तैयार है, लेकिन हम 20,000 रुपए की रिश्वत नहीं देंगे। उनका मॉडल ये है। बोलता है अच्छा इंडियन बोलता है लाख रुपए का टैक्स अगर 20,000 रुपए रिश्वत देके बच रहा है तो बढ़िया है, लाख बचे 20,000 तो 80,000 का फायदा हो गया ना। वो बोलते तो 20 करोड़ ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लीगली स्पीकिंग मेरा अगर लाइबिलिटी बनती है मैं देने तैयार हूं, लेकिन 20,000 की रिश्वत नहीं दूंगा। इंडिया अच्छा यहां क्या दिक्कत वो क्या होती है, जो देने वाले वो भी ऐसे ही हैं
लेने वाले ये बोलते हैं कि साहब रिश्वत दोगे तो मेरी जेब में कुछ आएगा। अच्छा, सारा टैक्स वो सरकारी खजाने में जा रहा है ना, मेरी जेब में क्या आ रहा है? जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो वो भी चाहते हैं कि साहब लोग करप्ट हो। आपको क्या लगता है? वो लोग नहीं चाहते, वो खुद चाहते। अगर सारे शरीफ हो जाएंगे तो वो कैसे कमाएंगे? सारे बोलेंगे साहब हम अपना जेन्युइनली सारी तरह के टैक्स पे करेंगे, सारा लॉ कंप्लाई करें, बोले हम कैसे कमाएंगे? अच्छा, रोड पे एवरीवन स्टार्ट फॉलोइंग द ट्रैफिक लॉज, तो जो रोड पे घूमते रहते हैं तो कैसे कमाएंगे? एक तो होता है ना साहब, एक पर्ची काट के दो तो प्रॉपर गवर्नमेंट रेजिम है, क्या ऊपर से भी तो लेते हैं, साइड में कोने में आ जाओ, ठीक है? तो वो तो चाहते हैं कि लोग वायलेशन करें, तभी तो उनकी कमाई होगी। सारे सही हो जाएंगे तो क्या उनकी कमाई कैसे होगी? तो ये तो हमारे कंट्री का मॉडल ही डिफरेंट है। वहां ये सब नहीं चलता, तो उसने पंगा गलत जगह ले लिया था, तो डाइची ने इनकी औकात दिखा दी है। हालत खराब है दोनों भाई, वो जेल होने पता नहीं, कभी भी जेल हो सकती इनको। सुप्रीम कोर्ट ने इनके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिए कि साहब इनको की जिस तरीके से अच्छा, इसमें कंट्री की इमेज भी खराब हुई है। कंट्री की इमेज खराब कि साहब यहाँ लोग पता नहीं क्या, पीपल नॉट एबल टू ट्रस्ट, पीपल आर नॉट एबल टू। अच्छा, तू एक चीज नोट करना, पहले किसी जमाने में था ना, अच्छा बीच में था ना, आमिर खान के कैड आते थे कि फॉरनर्स जब इंडिया में आते हैं तो हमें उनके गेस्ट की तरह ट्रीट करते, अतिथि देव वगैरह एक सीरीज शुरू हुई थी कि ऑटो वाले ठगते हैं, ये ठगते हैं, वो ठगते हैं। तो अब देखना फॉरनर भी स्मार्ट हो गए, वो भी आगे बार्गेनिंग करते हैं, वो भी सब कुछ करते हैं। उनको पता लगा साहब यहाँ तो ऐसे ही है, इसलिए तो वो भी यहाँ आके क्या, वो भी स्मार्ट हो गए साहब, यहाँ के लोग एक्चुअली यहाँ पे लोगों को तो फेस वैल्यू लेना बहुत मुश्किल है। वो जो बोल रहा है और जो उसके दिमाग में चल रहा है, दोनों आप में बहुत फर्क है। लेकिन गलत वो लोग ऐसा, वो लोग जनरली ओवरऑल, नहीं से वहां गलत काम नहीं होते हैं, लेकिन जनरली ओवरऑल माहौल ठीक है कि वो हर बात में उठ पटांग फ्रॉड, या हर बात में बेवकूफ बनाना है, हर बात में बेवकूफ बनाना है, ठीक है? तो वो एक्चुअली रणवीर सिंह वाला बंदा एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसको हीरो बनाया गया था कि साहब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आज देख लो उनकी क्या गति है। तो कहानी असली कुछ और थी, एक्चुअली देवर सिंकिंग शिप था रणवीर सिंह, उससे बाहर निकल गए, मोटे पैसे निकल गए और हेल्थ केयर में एंटर कर गए। लेकिन क्वेश्चन ही अल्टीमेटली आज के दिन इसे कहते हैं ना, अब इतना गलत काम करो, अल्टीमेटली क्या हुआ? नाश तो नतीजा क्या है? सारी जगह थूथू हो रही है उन दोनों भाइयों की, और जेल होना है खाली बाकी। वो जेल भी हो सकते, किसी से हमें कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दे रखे, इतने टाइम में इतने पैसे पे कीजिए, कोई डाइची केस जीत चुका है, अदरवाइज यू विल सेंड टू जेल। और उनका है ही नहीं, रोना पीटना हो रहा है कि हमारे पैसे नहीं है, ये वो सब उठ पटांग कर रखा। अब दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, ये बोल रहा ना, अब आपस में एक दूसरे में एलिगेशन लगा रहे हैं, इसने ऐसा किया, इसने क्या पता ना, मुसीबत की घड़ी में ऐसे ही होता है कि सब परेशानी जब होती है। अब पहले दोनों भाई मिलकर लूट रहे थे, सबको बेवकूफ बनाता था, ठीक है, सब चल रहा था। एनीवे, देखिए, सो दीज आर द सम ऑफ डिफेंसिव मेजर इन द केस ऑफ हॉस्टाइल टेकओवर, आई हैव जस्ट डिस्कस दैट। अब हम पहले मैंने टॉपिक स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके अंदर और चीज ऐड कर दूं। जो सेबी टेकओवर कोड देखिए, जो पहला सेबी टेकओवर कोड बना फर्स्ट टाइम, इट वॉज सेबी टेकओवर कोड 1994, जो पहला बना था। उसका पूरा वही नाम, पूरा वही था, शॉर्ट में सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेकओवर रेगुलेशन 1994, शॉर्ट में कहला सेबी टेकओवर कोड 1994। उसके बाद सेबी टेकओवर कोड सेम 1997 बना, नाम सब जगह सेम है, शॉर्ट में खाली मैं लिख रहा हूं। पूरा नाम क्या था? सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेकओवर रेगुलेशन 1997। अब फाइनली ये भी अबॉलिश करके नया लाया 2011 में, तीसरा लॉ है। 94 में पहला बना था, 97 दूसरा, 2011 में तीसरा। आप जानते हैं सेबी खुद ही 92 में बना है, सेबी एक्ट 1992, सेबी केम इनटू एक्जिस्टेंस इन द ईयर 1992। तो 94 में सेबी ने पहला लॉ बनाया था, एंड 97 में दूसरा, 2011 में, एंड दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 23 अक्टूबर 2011। एक्चुअली क्या, तो 97 लॉ जो चल रहा था उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वर्ल्ड लेवल पे, जो टेक ओवर कॉन्टेक्स्ट में जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस चेंज हुई, जो हमारे एग्जिस्टिंग 97 टेक ओवर कोड में नहीं थे। तो अलाइन आवर लॉ विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, वर्ल्ड वाइड क्या चलता है रिगार्डिंग टेक ओवर, सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर, टू हैव दोज थिंग्स इन आवर लॉ। एंड जो आउटडेटेड चीज थी पुराना, उसको हटाना, उसके लिए इम्प्रोवाइजेशन करके नया लॉ बनाया गया इन द ईयर 2011। अच्छा, आज के दिन कैन वी रिमेन अलूफ और वी हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी? लिबरलाइजेशन का मतलब समझते हो ना, जब लिबरल इकोनॉमी, तो आपको वी हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। हम ये नहीं बोलते थे हम दुनिया में क्या और हमें कोई मतलब नहीं, हम अकेले, हम अपने तरीके चलेंगे, यू कांट डू लाइक दैट। तो 2011 में, क्योंकि 97 लॉ बहुत पुराना हो चुका था, एंड उसमें कई ऐसी चीजें नहीं थी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप हो गई थी, और कई चीजें आउटडेटेड जो उस लॉ में थी बट आउटडेटेड हो गई थी। तो टू अलाइन आवर लॉ, टेक ओवर लॉ विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, एक नया लॉ बनाया सेबी इन द ईयर 2011, एंड दैट इज कॉल्ड, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011, एंड इफेक्टिव फ्रॉम 23 अक्टूबर 2011। और ये जो लॉ बना था, कि उससे पहले कमिटी बनी होगी, उस कमिटी ने अपने रिकमेंडेशन दिए हुए, जिसके बेसिस पे नया लॉ बना।
and that committee was headed by Mr. C. Achuthan, and he was the chairman of that committee. अच्छा, कमिटियों के नाम क्या चेयरमैन के नाम से होते हैं? इसलिए अच्युतान कमिटी रिपोर्ट, दिस लॉ 2011 टेक कोड इज बेस्ड ऑन अच्युतान कमिटी रिपोर्ट, उसके बेसिस पे लॉ बनाया गया. इज दैट ओके? इस लॉ का पर्पस क्या है मैंने पहले बता दिया. टू रेगुलेट टू थिंग. वन, सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर, दैट इज एक्विजिशन ऑफ सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर. सब्सटेंशियल क्वांटिटी का मतलब रेगुलेशन 3(1) एंड रेगुलेशन 3(2). अभी बताया था. रीचिंग टू द लेवल ऑफ 25%, already at the level of 25 or more but less than 75, and acquiring more than 5% in one financial year. And दूसरा acquisition of, regulating the takeover. Takeover means acquisition of control. Acquisition control means change in control, change in promoter. सारी चीज मैंने बताई. इन दोनों चीज को लॉ रेगुलेट करता है, दोनों चीज को. अब देखिए आप, ये दोनों चीज को लॉ रेगुलेट करता कैसे, ब्रॉडली देखते हैं. Let's say A is targeting the company X Limited, either by way of substantial acquisition or by way of takeover. अब सब्सटेंशियल किसे बोलते हैं, टेकओवर किसे बोलते हैं, मैं सब बता चुका हूं ब्रॉडली. अभी डिटेल में कुछ बात नहीं हुई, खाली इंट्रोडक्शन ही चल रहा है जी क्लास में. टेकओवर होता क्या. अच्छा, इन दोनों केस में एक्वायरर का कंडक्ट रेगुलेट होगा, है ना, बाय द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ. ये लॉ एक्वायरर कंडक्ट को रेगुलेट, चाहे वो कंपनी को टारगेट कर रहा है either by way of substantial equivalent shares or by way of takeover. ये लॉ एक्वायरर कंडक्ट कैसे रेगुलेट, दो तरीके से रेगुलेट करता है दोनों केस में. एक बोलते हैं ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन. किसकी ऑब्लिगेशन है? एक्वायरर की. और एक बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन. Open offer obligation and second called disclosure obligations. In both the cases, whether it is case of substantial equivalent shares or it is a case of takeover, acquirer has to follow this. दोनों केस में ये लॉ ब्रॉडली इस तरीके से एक्वायरर कंडक्ट को रेगुलेट कर रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब्सटेंशियल इक्विवेलेंट शेयर और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेकओवर. अच्छा, ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एक्वायरर को टारगेट कंपनी के शेयरहोल्डर को ऑफर देना है कि साहब मैं आपके शेयर एक्वायर करने के लिए तैयार हूं. अच्छा, दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ एक्वायरर कि आपने शेयरहोल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी को ऑफर देना है. एंड दिस ऑफर टेक्निकली कॉल्ड है ओपन ऑफर. नाउ ये इसकी ऑब्लिगेशन टू मेक द ओपन ऑफर, मतलब आप इस कंपनी को जो टारगेट करें इस तरीके से, इस तरीके से, तो आपको साथ में क्या ध्यान रखना है, इस कंपनी के सारे शेयरहोल्डर को ऑफर देना है एंड कि मैं आपके शेयर, दिस ऑफर इज टेक्निकली कॉल्ड है ओपन ऑफर. क्या बोलते हैं? टेक्निकली ओपन ऑफर. क्लियर? अच्छा, दूसरा डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन क्या है? जब एक्वायरर की इस कंपनी में शेयरहोल्डिंग एक सर्टेन एक्सटेंट तक आ जाए, जैसे 5% का केस दे रखा है, 5% पे ऑलरेडी है, देन एक्वायरिंग मोर देन 2% इन वन गो, मतलब रीचिंग टू द लेवल ऑफ 5% एंड देन 5%, ये केस है, तब वो डिस्क्लोजर करना कि मेरी होल्डिंग 5% हो गई. 5 पे आप ऑलरेडी हैं, फिर देन एक्वायरिंग मोर देन 2%, उसको भी डिस्क्लोजर करना. ये सब डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन है. अच्छा, बात को समझने की कोशिश करना क्या है. जब ए इस कंपनी में सर्टेन नंबर ऑफ सर्टेन परसेंटेज शेयर एक्वायर, लाइक 5%, आफ्टर 5 देन मोर देन 2%, he has to make the disclosure. हाँ ना, he has to make the disclosure. अच्छा, क्या इस सिचुएशन में इस कंपनी के जो शेयर होल्डर, ये इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट है, बता रहे टारगेट कंपनी इंडियन लिस्टेड. अगर लिस्टेड कंपनी के 5% शेयर कम होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत. लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, वहां 5%, कई बार किसी लिस्टेड कंपनी में 5% शेयर की वैल्यू आपको 2000 करोड़ रुपए है. तो आप वो भी देखिए ना, मार्केट वैल्यू देखिए कितनी, 5% मत समझिए 5% तो है. क्या इस कंपनी में कोई अगर 5% के लेवल पे आ गया या उस आने के बाद मोर देन 2% और एक्वायर कर इन सिंगल ट्रांजेक्शन, और इस बात को डिस्क्लोज करा, इस पर डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन, क्या इसके शेयरहोल्डर को हिंट मिलना शुरू हो जाएगा, साहब कंपनी में नियर फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं, नियर फ्यूचर में कंपनी में मैनेजमेंट प्रमोटर चेंज हो सकता है, हाँ या ना? क्या ये हिंट मिलना, क्यों डिस्क्लोज कर रहा है, पब्लिक डोमेन में बात आ रही है, डिस्क्लोजर कौन कर रहा है? एक्वायर है, उसके बाद में ऑब्लिगेशन है कि आपको डिस्क्लोज करना है बात. तो मुझे बताइए, क्या कंपनी के जो पहले शेयरहोल्डर उनको इस बात का हिंट मिलना शुरू हो जाएगा, साहब कंपनी में नियर फ्यूचर में चेंजेस हो सकते हैं. अच्छा, जब ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन वो कर रहा है, और ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन 3 केस में करता है, या तो सब्सटेंशियल एक्विजिशन के दोनों केस 3(1) या 3(2) बताया था,
रीचिंग टू द लेवल ऑफ 25% या रीचिंग टू द लेवल मोर 25 और मोर बट लेस 70 रीचिंग टू मोर देन 5% वन फाइनेंशियल ईयर या टेक ओवर कर रहा है। तीनों केस में ओपन ओवर, मतलब 2 सब्सटेंशियल लिक्विडेशन और एक टेक ओवर, तीनों केस में आपको ओपन ओवर करना है। क्लियर, आप पढ़ोगे वहां पता लग जाएगा। अच्छा, ओपन ऑफर में कर क्या रहा है, इसके शेयरहोल्डर को ऑफर दे रहा है कि आपके शेयर आप बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, मैं खरीदने तैयार हूं। अच्छा, शेयरहोल्डर की ऑब्लिगेशन है कि ऑफर एक्सेप्ट करें, दे मे एक्सेप्ट द ऑफर, दे मे नॉट, बट इसकी ऑब्लिगेशन किसी ऑफर करना ही करना है। किसकी ऑब्लिगेशन है? एक्वायरर की। अब एक बात को समझना पूरा ओवरऑल, इस कंपनी में चाहे फ्रेंडली टेक ओवर हो चाहे हॉस्टाइल या सब्सटेंशियल अगेंस्ट शेयर हो, मैंने तो हॉस्टाइल भी लास्ट में फ्रेंडली में कन्वर्ट होता है, पता ना। इनिशियली में हॉस्टाइल, नाम हम हॉस्टाइल ही बोलते हैं कि इनिशियल रिएक्शन नेगेटिव था। अच्छा, लास्ट में कह सकते हैं इसके जो पहले से प्रोमोटर हैं, मैनेजमेंट है, वो अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं अपने शेयर किसी। रेनवेक्सी वाले केस में क्या, दोनों भाइयों ने बेच दिया किसको, एक्वायरर को, डाइची को, हाँ कि ना। तो कह सकते हैं कि सब ए और इसके जो पहले से प्रोमोटर मैनेजमेंट है, इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, वो बेच रहा है, ये खरीद रहा है, और इसका इंपैक्ट कंपनी में चेंजेस आ रहा है। समझ आ रहा है? सेबी ये बोल रहा है, सेबी ने पूरा लॉ बनाया। सेबी बोला ऐसा है कि एक्वायरर और पहले से कंपनी का जो प्रोमोटर मैनेजमेंट है, आप लोग आपस में क्या तय करें क्या नहीं, कि वो दैट इज योर कंसर्न, वी आर नॉट लिस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट, हमें को मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें मतलब नहीं है, आप करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर द राइट्स ऑफ द जनरल शेयरहोल्डर, जो हजारों लाखों आपके शेयर, लिस्टेड कंपनी है ना, लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट है, आपके जो लाखों शेयर, उनका राइट्स का ध्यान रखना है। क्या राइट्स का ध्यान रखना है, समझने की कोशिश करना। मान लो इसका पहले से प्रोमोटर पी है, हो सकता है जो शेयरहोल्डर हैं, आउट ऑफ ऑल द शेयरहोल्डर, सम शेयरहोल्डर मे दे ट्रस्ट इन, दे हैव अ ट्रस्ट इन पी, दैट्स व्हाई वो कंपनी के शेयरहोल्डर बने हुए हैं, उनको पी पे ट्रस्ट है, बट मे बी दे डोंट हैव अ ट्रस्ट ऑन ई। अच्छा, क्या नियर फ्यूचर में इसका प्रोमोटर चेंज हो सकता है? तो एज अ रिजल्ट दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड in continuing with this company as a shareholder with the change promoter with the change management, वो इस कंपनी में एज ए शेयरहोल्डर कंटिन्यू नहीं रहना चाहें विद द चेंज प्रोमोटर विद द चेंज मैनेजमेंट, तो क्या उनको इस कंपनी से एग्जिट करने का मौका मिलना चाहिए? हाँ या ना? क्या उन्हें इस कंपनी से मौका एग्जिट करने का मौका मिलना चाहिए? एंड क्या उनको एग्जिट करने का जो मौका, अपॉर्चुनिटी, एग्जिट अपॉर्चुनिटी, क्या हम उसे देने के लिए क्या एक्वायरर पर ऑब्लिगेशन लगाना कि आपको ओपन ऑफर करना पड़ेगा? हाँ या ना? इसका अच्छा, ये जो ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन पूरा करेगा तो देखा ये तो ऑब्लिगेशन की, लेकिन राइट किसको मिल रहा है? इनको। क्या ये ओपन ऑफर किसको दे रहा है? टू द शेयरहोल्डर, कि भैया अपने शेयर बेचना है बेच सकते हो एंड मैं पे करूंगा। इसका तो क्या इससे आपको एक्वायर टारगेट कंपनी के शेयरहोल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही नहीं मिल रही? ये सुनो, तो इन्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने के लिए इसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दी कि आप क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन ऑफर करना पड़ेगा। लॉजिक ये लॉ बोलता है कि भैया दो बड़े बड़े लोग का मतलब क्या है? पहले वाला प्रोमोटर और नया बंदा जो एक्वायरर, जो नया प्रोमोटर बनने जा रहा है, तुम लोग आपस में क्या डील कर रहे हो वो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप कीजिए, हम मना नहीं कर रहे, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर द राइट्स ऑफ द ऑर्डिनरी शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी। एंड अगर वो कंपनी में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसे केस में उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दो। एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने के लिए ऑब्लिगेशन किसके ऊपर लगा दिया? एक्वायरर पे। अच्छा, कि आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा, मतलब ऑफर टू ऑल द शेयरहोल्डर। अब देखिए आप, मान लीजिए शेयरहोल्डर S1, उसको नए प्रोमोटर से दिक्कत है, ए से दिक्कत है, क्या वो कंपनी से एग्जिट करना चाहेगा? हाँ या ना? अच्छा, एग्जिट करने के लिए क्या वो ओपन ऑफर मेड बाय द एक्वायरर एक्सेप्ट कर लेगा? एक्सेप्ट करने तो अपने शेयर बेच देगा, बदले में पैसे मिल जाएंगे, कंपनी से कोई मतलब नहीं है। अब मैं प्रोमोटर चेंज हुआ, मैंने उसको कोई मतलब, पैसे को मिलकर कंपनी से आउट हो गया। ये सुनो, लेकिन कोई दूसरा शेयरहोल्डर S2, ही डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद द न्यू प्रोमोटर, विद ए, विल एक्सेप्ट द ऑफर, विल एक्सेप्ट द ऑफर। नो बोला साहब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हैप्पी कि इवन बेटर पर्सन आ गया, उसके हिसाब से उसकी अपनी समझ है, क्या विल एक्सेप्ट द ऑफर? नहीं। लेकिन ये पता नहीं ना पहले कि कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन एग्जिट करना चाहता है, कौन नहीं। तो लॉ ने इसके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन, आप सारे शेयरहोल्डर को ओपन ऑफर दो। अब उसमें हर शेयरहोल्डर अपने अपने डिसाइड करेगा कि मुझे ओपन ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं। अगर करना है इसका मतलब वो कंपनी से एग्जिट करना चाह रहा है, और अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब एग्जिट नहीं करना चाह, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या चॉइस, आपको क्या समझ आता है। ठीक है, क्या ये ऑब्लिगेशन एक्वायरर के ऊपर लगा के अल्टीमेटली हम क्या सेबी इंश्योर करना चाह रहा है? टू प्रोवाइड द exit opportunity to the shareholder. Why exit opportunity? Maybe they are not interested, maybe they are not interested. अच्छा, देखा जाए ये दोनों ही एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं बोलता हूं ये डायरेक्ट एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, ओपन ऑफर। क्यों? डायरेक्टली ऑफर दे रहा है भैया भेज दो मुझे। अच्छा, ये डायरेक्ट नहीं है, डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन जो एक्वायरर पूरा कर रहा है, ये इनडायरेक्ट है। कैसे इनडायरेक्ट? भैया आपको एक्वायरर थोड़ी बोला कि मैं आपको शेयर ले लूंगा, वो तो खाली डिस्क्लोज करके मेरी होल्डिंग इतनी हो गई, ये सुनो। लेकिन क्या आपको आइडिया लगे कंपनी में नियर फ्यूचर में चेंज हो सकता है? आप बेच लो ना कंपनी के शेयर, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड अनलिस्टेड है,
स्टॉक एक्सचेंज थ्रू बेच लो। आपको लगता है नियर फ्यूचर में चेंजेस होने वाले हैं, मुझे ए में ट्रस्ट नहीं है, बेच लीजिए आप। इसका तो कहीं डायरेक्टली एक्वायरर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहा है या इनडायरेक्टली आपको बता रहा है कि चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन ड्यू ऑब्लिगेशन कास्ट ऑन द एक्वायरर इज अ डायरेक्ट एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द शेयरहोल्डर टायर कंपनी, और डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन इज इनडायरेक्ट। उसको हिंट तो मिल ही जाएगा सब कंपनी में, बेचना चाहे बेच ले, बिकॉज कंपनी की लिस्टेड है एंड आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच सकते हैं। तो इसलिए दोनों ऑब्लिगेशन जो एक्वायरर पर लगाए गए हैं, चाहे वो ओपन ऑफर हो चाहे डिस्क्लोजर, अल्टीमेटली दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड द exit opportunity to the shareholder tire company. One is direct, another is indirect. And why exit opportunity? Because maybe they are not interested in continuing with that company as a shareholder with the chain promoter with the chain. क्या सेबी ने शेयरहोल्डर्स का राइट्स का ख्याल रखा है? अच्छा, इस लॉ को एक बात और, इसलिए एक बात बताता हूं। इस लॉ के प्रोविजन जब भी हम इंटरप्रेट करेंगे, बेनिफिशियल इंटरप्रेट मतलब किसके फायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से, विल इट बी फ्रॉम द बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्वायरर और द एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर टायर कंपनी? हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि सेबी ने लॉ उसके हिसाब से बना रखा है। अच्छा, कहीं भी राइट एक्वायरर को नहीं दी, एक्वायरर पे उल्टा ऑब्लिगेशन, सो एज टू इंश्योर सर्टेन राइट्स टू शेयरहोल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी। तो यू हैव टू इंटरप्रेट इट लाइक दिस। कई बार क्या होता है, आगे प्रोविजन जब चलेंगे, सर एक्वायरर तो ये करना नहीं चाह रहा, एक्वायरर पे ये क्यों लग रहा है? भैया एक्वायरर का हित क्यों देख रहे हो? सेबी ने एक्वायरर के हित के लिए लॉ नहीं बनाया है। सेबी ने लॉ किसके लिए बनाया है? टू प्रोटेक्ट द राइट्स। वो तो बड़े बड़े लोग, अच्छा जो एक्वायरर होता है वो आम शेयरहोल्डर, कोई आम बंदा होता है क्या? इस टारगेट लिस्टेड कंपनी को आप टारगेट कर रहे हैं, वो बड़ी कंपनी होगी, ये सुनो, तो मतलब उनके लिए वो अपने आप समझ लेंगे। सेबी का कंसर्न है, आप अपने आप ही डील देख लेंगे, आप बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व कर देते हैं। मेन तो मुझे किसका ध्यान रखना है? छोटे छोटे शेयरहोल्डर का। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा, तो हमेशा बोलते हैं इस लॉ को जब इंटरप्रेट करते हैं, बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन शुड बी ऑलवेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयरहोल्डर ऑफ टारगेट कंपनी, कि साहब उनके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या फायदे में, उसके एंगल से इंटरप्रेट करना है। देन यू विल गेट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। नहीं, क्योंकि आपको पर्पस ही नहीं पता कि सेबी ने लॉ बनाया किस लिए, आप ऊट पटांग इंटरप्रिटेशन करने दिक्कत आएगी। इसलिए इस तरीके से आपको इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग वन हैज टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, सेबी सब्सटेंशियल इक्विटी शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन 2011। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट ओके? अच्छा, इसमें एक बात और ले रखी है कि ये लॉ डायरेक्ट के अलावा इनडायरेक्ट एक्विजिशन पे भी लगता है। अच्छा, सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर को एक्विजिशन ऑफ सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर बोल सकता हूं, और टेक ओवर को एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बोल सकता हूं। अभी बताया था हमने कि एक्विजिशन वर्ड दोनों में कॉमन है, एक्विजिशन ऑफ सब्सटेंशियल क्वांटिटी शेयर, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, एक्विजिशन कॉमन। एक्विजिशन के जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो लिखा एक्विजिशन मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों चीज कवर्ड है। अच्छा, डायरेक्ट तो बहुत क्लियर है कि आपको इस एक्स लिमिटेड कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए एक्स लिमिटेड के ही शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं, एक्स लिमिटेड का ही कंट्रोल एक्वायर कर रहे हैं, ये सुनो, इसका मतलब ये तो डायरेक्ट केसेस हो गए। इनडायरेक्ट कैसे हो सकते हैं? देखिए, आपको is actually interested in targeting X Limited, either by way of substantial equity or by way of takeover. अच्छा, कोई दूसरी कंपनी है Y लिमिटेड, दोनों में कोई रिलेशन है, सम काइंड ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी है, कुछ भी ग्रुप कंपनी, एसोसिएट कुछ भी है, आप टारगेट इसे कर रहे हैं बट उसके लिए इसका कंट्रोल एक्वायर कर रहे हैं। मुझे बताइए क्या इसका इंपैक्ट इस पर भी आएगा? आया ना? इज ए टारगेटिंग एक्स लिमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? इनडायरेक्ट, तब भी लॉ अप्लाई होगा, बिकॉज दिस लॉ regulates the acquisition of substantial quantity share as well acquisition of control and takeover, and acquisition के definition दोनों आते हैं डायरेक्ट एज वेल है इनडायरेक्ट। इस केस में दोनों लॉ अप्लाई होंगे, सॉरी दोनों केस को लॉ रेगुलेट करता है, चाहे वो डायरेक्ट वाला केस हो चाहे इनडायरेक्ट वाला। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप सब एक कंपनी का नाम जानते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अच्छा, ये लॉ अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या? टारगेट कंपनी मस्ट बी इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट। क्या एचयूएल उसमें फिट होती है? अरे एचयूएल क्या इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट है या? हाँ, क्या कर रहे हो? इंडियन लिस्टेड बॉडी से इंडियन कंपनी कंट्रोल फॉरेन कंपनी कर रही है, बेटा है तो इंडियन, इंडिया में बनी है और लिस्टेड इसके शेयर की ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में, से इंडियन लिस्टेड बॉडी को। अच्छा, इसकी होल्डिंग कंपनी यूनिलीवर, इसकी होल्डिंग कंपनी है यूनिलीवर, जो यूके कंपनी है, ये यूके कंपनी है, और ये तो इंडियन लिस्टेड बॉडी एचयूएल। पूरी दुनिया में कोई भी, चाहे इंडिविजुअल हो बॉडी को, कोई भी मतलब वो इसको टारगेट करना चाह रहा है, बट इसको टारगेट करने के डायरेक्टली आप इसके शेयर नहीं एक्वायर कर रहे, इसका कंट्रोल एक्वायर नहीं कर रहे, आप इसका कंट्रोल एक्वायर कर रहे। ऑब्जेक्टिव ये है, टारगेट ये है, लेकिन इसके थ्रू जा रहे हैं। क्या ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है?
इनडायरेक्ट है और ये लॉ अप्लाई होगा, बिकॉज दिस लॉ रेगुलेट बोथ एक्विजिशन ऑफ सब्सटेंशियल क्वांटिटी रेगुलेट करता है, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल रेगुलेट, और एक्विजिशन की डेफिनेशन में क्या था, बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। तो क्या इट रेगुलेट डायरेक्ट एक्विजिशन एज वेल एज इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ सब्सटेंशियल क्वांटिटी शेयर एज वेल एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, ये सुनो। एंड इस केस में लॉ अप्लाई हुआ है, बिकॉज टारगेट कमी तो आपकी ये है। ऐसे इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट, कई बच्चे इसमें ना एक सवाल पूछते हैं, इसकी बड़ी अजीब सी बात है, पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी अगर इसको टारगेट कर रही है, उसका इंपैक्ट यहां पे आ रहा है, तो उसको क्या इंडियन लॉ, क्योंकि इंडियन लिस्टेड बॉडी को भी टारगेट करनी है, तो उसको इंडिया का लॉ जो सेबी टेक वो कंप्लाई करना पड़ेगा। सो उसको कैसे पता लगा ऐसे इंडिया में लॉ? मैं कहा तू तो ऐसे समझना मैं और तू है यहाँ पे। एक चीज सोच के देखो, कोई यूनिलीवर के तो इसको टारगेट कर रहा है, तो क्या वो सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं? अच्छा, जब वो इस तरह के ट्रांजेक्शन करते हैं, डू दे इन्वॉल्व द प्रोफेशनल्स ऑफ द ग्लोबल लेवल? ये सुनो, वो मजाक थोड़ी हो रहा है, वो खाली फोटो में ना आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, बट व्हेन एक्चुअली ट्रांजेक्शन लाइक दिस हैपन, तो डोंट टू द वर्ल्ड लेवल के जो आपके प्रोफेसर उनको एंगेज करते हैं। तो क्या वो आपको अलग अलग कंट्री जहां जहां यूनिलीवर के सब्सिडरी वगैरह है, क्या वहां के लॉज को पढ़ के बताएंगे नहीं कि साहब वहां के लॉज में क्या? अच्छा, उसके लिए क्या इंडियन प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे? ये सुनो, एकदम करना पड़ेगा, जहां जहां इंपैक्ट आ रहा है आपको एकदम करना पड़ेगा, इंडियन लॉ भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज इट हैज द इंपैक्ट ऑन द इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, यहां कंट्रोल अगर एक्वायर ए का हो जाए, क्या यहां पे इंपैक्ट नहीं आएगा? और ए एक्चुअली इनडायरेक्टली एचयूएल को ही टारगेट कर रहा था, तो देखा जैसा केस ऑफ इनडायरेक्ट एक्विजिशन, और इनडायरेक्ट एक्विजिशन को भी लॉ रेगुलेट करता है। इट नॉट रेगुलेट्स ओनली द डायरेक्ट बट ऑल्सो द इनडायरेक्ट। इधर ओके, आज मैंने खाली एक टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन दिया कि सब सब्सटेंशियली में क्या होता है, टेक ओवर क्या होता है, ये लॉ में क्या चीज है, किस तरह की ऑब्लिगेशन है, ऑब्जेक्टिव इस लॉ का क्या है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द शेयरहोल्डर्स ऑफ द बाय प्रोवाइडिंग द एग्जिट अपॉर्चुनिटी। तो थोड़ा सा आपको एक स्टार्ट हमने कर लिया। बाकी मैं अगली क्लास में विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन दिस एंटायर लॉ, एंड उसके बाद देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द प्रोविजन, स्टार्ट विद रेगुलेशन नंबर 3। रेगुलेशन 1 में नाम हमने, रेगुलेशन 2 में डेफिनेशन है, एंड देन स्टार्ट विद रेगुलेशन नंबर 3। मैंने इस बार कोशिश की है कि अभी तक मैं ओल्ड सिलेबस में जब टॉपिक पढ़ाता था तो मैं इतने डिटेल में नहीं पढ़ाता था, लेकिन मैंने देखा है कि ओवरव्यू लिख तो देते हैं सिलेबस में, लेकिन पूछने के लिए कुछ भी पूछते रहते हैं। तो मैंने बोला छोड़ो यार झंझट, इस बार थोड़ा डिटेल में पढ़ा देते हैं, अब तू कुछ भी पूछ ले, इतना पढ़ा देंगे जितना कि वो उतना शायद पेपर सेटर को भी नहीं पता हो। तो आपको तो इसलिए पढ़ाने की प्रॉब्लम, मेरी दिक्कत पता क्या होती है कि आप सिलेबस को वेल डिफाइन करो, डिफाइन कुछ करते हैं, पूछते कुछ है, ये गड़बड़ है भाई। जब डिफाइन करो उसके हिसाब से बंदा पढ़ाएगा, पढ़ना पड़ेगा, स्टूडेंट पढ़ेगा। आप सिलेबस डिफाइन कुछ और करते हैं तो अजीब बात है नहीं? अच्छा, तो उस कारण से गड़बड़ हो जाती है। बट मैंने देखा ना इस टॉपिक का इनका बड़ा जोर है, मैं देख रहा हूँ एग्जीक्यूटिव में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं कहा चलो बहुत डिटेल में पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप बिलीव नहीं करें, आपको मैंने 22 पेज का नोट्स दिए ना, उसमें 19 पेज ऑफ नोट्स है, 3 पेज में क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है, 19 पेज। पहले पता है मैं कितने पेज के नोट्स देता था? सिर्फ 2 पेज के। ओल्ड सिलेबस में सिर्फ 2 पेज, सिलेबस इतना ही है इनका, लेकिन पूछने पे आते पता नहीं क्या क्या पूछने कहते हैं। तो मैं कहा छोड़े यार, इस बार झंझट ही नहीं पालते, जो भी है ठीक है, सब घूमगा और बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दूं आपको, ठीक है। इसे प्रोफेशनल में भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी आपको, ठीक है, कि आपको एक एक चीज को बारीकी से समझ लेना क्या है किस तरीके। तो देखो मैंने एक पूरी क्लास ही इंट्रोडक्शन में लगा दी कि साहब टॉपिक क्या है, इसको थोड़ा सा आई होप थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग तो आई होगी साहब, टेक ओवर क्या कहते हैं एंड ये लॉ किस तरीके, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ध्यान रखना शोल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू बना ये लॉ, एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना। इसलिए कभी एक्वायरर को फायदा पहुंचाने के हिसाब से इंटरप्रिटेशन मत करना। इधर ओके, तो अभी ऐसा करते हैं, क्योंकि आज वैसे ना तो मेरी क्लास लेने का मन नहीं था, मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, पता नहीं कल से संडे से कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ मौसम भी बदलता है ना, बरसात ये वो, ठीक है। बट एनीवे अभी 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, 1 घंटे की क्लास कम से कवर है, 15 मिनट का ब्रेक है, देन स्टार्ट विद 15 मिनट में आ जाना क्लास के अंदर। मैं अभी फेमा का एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन डिस्कस करता हूँ, ठीक है।